अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर फ़िरा कलीम और अब हम शुरू करने लगे हैं चैप्टर नंबर 19 मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट अंडरगोइंग रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी। ठीक है, ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रॉम दी एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू, प्लस इसमें से एमसीक्यूज़ भी जो है वो बन सकते हैं। अच्छा, इसमें हमने मेनली पढ़ना ये है कि जब भी पेशेंट की कैंसर की वजह से, कोई हेड एंड नेक के कैंसर की वजह से उसकी रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी होगी तो उसकी वजह से क्या क्या इश्यूज़ जो हैं वो उसको फेस करने पड़ सकते हैं। ठीक है, जब भी कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी होती है तो उसकी वजह से हमारे काफ़ी सारे नॉर्मल सेल्स जो हैं उनकी भी डेथ होती है। ठीक है, तो अल्टीमेटली उन नॉर्मल सेल्स की डेथ की वजह से क्या क्या मसले आएंगे, तो ये हमारा इसमें सारा जो पढ़ने की चीज़ें हैं। अच्छा, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेंटल मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट अंडरगोइंग रेडियोथेरेपी इन दी हेड एंड नेक रीजन। पहले हम रेडियोथेरेपी को सारा डिस्कस करेंगे, उसकी वजह से क्या क्या मसले आते हैं, फिर हम कीमोथेरेपी की तरफ जाएंगे। रेडियोथेरेपी के अंदर रेडिएशन से कैंसर सेल को किल किया जाता है और कीमोथेरेपी में मेडिकेशन से कैंसर सेल्स को किल किया जाता है। अच्छा, रेडियोथेरेपी की बात करें तो कहते हैं ये इसके अंदर क्या है, आपने मैलिग्नेंसीज को ट्रीट करना होता है बाय दी हेल्प ऑफ रेडिएशन थेरेपी या एक्सरे ट्रीटमेंट। और इसमें क्या होता है, इसका मोड ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है कि ये जो थेरेप्यूटिक इरेडिएशंस हैं इनको यूज़ किया जाता है फॉर किलिंग दी नियोप्लास्टिक सेल्स। ठीक है, और वाइल स्पेयरिंग दी नॉर्मल सेल्स। तो एक्चुअल में तो यही होना चाहिए कि सिर्फ जो नियोप्लास्टिक सेल्स हैं उनकी डेथ हो, नॉर्मल सेल्स जो हैं वो स्पेयर हो जाए। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली हमें पता है क्या होता है कि नॉर्मल टिश्यूज़ भी काफ़ी सारे हमारे इसके अनडिज़ायरेबल इफेक्ट्स के अंदर आ जाते हैं और काफ़ी सारे नॉर्मल सेल्स की भी इसके अंदर डेथ होती है। अच्छा, कहते हैं कोई भी नियोप्लास्टिक सेल जो है वो जब भी रेडिएशन से किल किया जाता है तो कितनी डोज उसको दी जा सकती है, ये डिपेंड कर रहा होता है कि कितनी डोज सराउंडिंग के नॉर्मल टिश्यूज़ जो है वो टॉलरेट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब वैसे भी आपकी जो नियोप्लास्टिक सेल्स होते हैं वो ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं टू दीज रेडिएशन। उसकी वजह यह है कि रेडिएशन थेरेपी जो है वो एक्ट करती है ऑन द न्यूक्लियर मटीरियल नेसेसरी फॉर रिप्रोडक्शन, सेल मेंटेनेंस और बोथ। यानी कि जो भी आपका डीएनए की मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है, डिवीजन हो रही होती है, उसके ऊपर जाके आपकी ये रेडिएशन एक्ट करती है। और हमें पता है कौन से सेल्स सबसे ज़्यादा फास्ट टर्नओवर कर रहे होते हैं, वो हमारे कौन से सेल्स होते हैं, नियोप्लास्टिक सेल्स होते हैं। तो जौन से सेल्स का फास्टर टर्नओवर होगा वो ज़्यादा ससेप्टेबल होंगे, और ये ऑब्वियसली कौन से सेल्स होते हैं, नियोप्लास्टिक सेल्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी रिप्रोडक्शन की रेट जो है वो हायर होती है एज कम्पेयर टू आपके नॉर्मल सेल्स। तो अल्टीमेटली यही हो रहा होगा कि आपके नॉर्मल सेल्स से ज़्यादा आपके नियोप्लास्टिक सेल्स जो है वो किल हो रहे होंगे। तो कितनी मैक्सिमम डोज दे सकते हैं ये इस पर डिपेंड कर रहा है कि नॉर्मल सेल्स कितनी मैक्सिमम बेयर कर सकते हैं विदाउट किलिंग देम सेल्स। ठीक है, एक तरीके से इस तरह की बात हो गई इसके अंदर। अच्छा, तो कहते हैं नॉर्मल सेल्स जिनका टर्नओवर बड़ा होता है, जिनका टर्नओवर छोटा होता है, जिनका टर्नओवर रैपिड होता है, वो भी इस रेडिएशन थेरेपी से काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। और वो कौन से नॉर्मल सेल्स इफेक्टिव होते हैं सबसे ज़्यादा, एक होते हैं हेमाटोपोइटिक सेल्स, यानी कि जो आपके ब्लड के सेल्स होते हैं, दूसरे आगे एपिथेलियल सेल्स, और तीसरे आगे आपके एंडोथेलियल सेल्स, यानी कि जो आपके वेसल्स की सराउंडिंग के एंडोथेलियल सेल्स होते हैं। तो ये वो सेल्स होते हैं जो कि सून आफ्टर रेडियोथेरेपी जो है इनके ऊपर भी इफेक्ट आने लग जाता है और अल्टीमेटली ये भी रेडियोथेरेपी के चक्कर में किल हो जाता है। अच्छा जी, अर्ली कोर्स ऑफ रेडियोथेरेपी जो है वो आपको नज़र आना शुरू होती है आपके ओरल मिकोजा में, क्योंकि हमने हेड एंड नेक पढ़नी है और सबसे जल्दी जो है वो ओरल मिकोजा हमारी पूरी बॉडी के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे जल्दी हील हो जाने वाला जो आपका टिश्यू होता है बॉडी का, वो आपका ओरल मिकोजा होता है। ये विद इन 3 to 5 डेज जो है आपका किसी किस्म का कोई भी इशू है वो उसके अंदर हील हो जाता है। अब चूंकि ओरल मिकोजा सबसे जल्दी ठीक होता है, इसका मतलब क्या है कि उसका टर्नओवर बहुत जल्दी, मतलब उसका टर्नओवर जो है वो बहुत ही क्विक है। अब इसका टर्नओवर बहुत ही क्विक है तो इसकी वजह से क्या होगा कि इसके ऊपर जो है रेडिएशन थेरेपी सबसे ज़्यादा अफेक्ट करेगी। और सबसे पहले जो कोई इशू आपको नजर आना शुरू होगा कभी भी हेड एंड नेक की रेडिएशन थेरेपी के अंदर, वो ओरल मिकोजा के अंदर आना शुरू होगा। ठीक है, अब उसके अलावा कहते हैं कि जो भी फाइन वेस्कुलेचर्स होंगी विद इन दी ओरल कैविटी उनके ऊपर भी इफेक्ट आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने भी आपको बताया कि एंडोथेलियल सेल्स जो हैं वो भी सबसे पहले आपके उनका टर्नओवर भी क्विक है तो वो भी इसके अंदर किल हो रहे होते हैं। तो जो फाइन वेस्कुलेचर है वो भी आपकी डिस्ट्रॉय होने लग जाती है। सलाइवरी ग्लैंड्स और बोन जो है कहते हैं उनका टर्नओवर रेट जो है वो थोड़ा स्लो होता है, तो ये जो है थोड़े बहुत हमारे रेडियो रेजिस्टेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन चूंकि वेस्कुलर कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर भी अपनी वेसल्स हैं, बोन के अंदर भी अपनी वेसल्स होती हैं। तो वैसे तो ये जो स्लाइवरी ग्लैंड के और बोन के अपने सेल हैं ये रेडियो रेजिस्टेंट रहेंगे, लेकिन जब उनकी वेस्कुलेचर ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो उसकी वजह से बोन की और स्लाइवरी ग्लैंड की भी एट्रोफी जो है वो होने लग जाती है। अच्छा, ये अब हमने ऊपर से एक बड़ा ओवरव्यू ले लिया सारी बातों का। अब हमने इन सब चीज़ों की डिटेल में जाना है कि
स्लाइवरी ग्लैंड के अंदर क्या एग्जैक्टली चेंजेस आ रहे हैं, म्यूकोजा के अंदर क्या एग्जैक्टली चेंजेस आ रहे हैं, बोन के अंदर क्या एग्जैक्टली चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, अब इन सब टॉपिक के ऊपर अपने अपने एमसीक्यूज और एससीक्यूज वगैरह बनते होते हैं यूजली। अच्छा, सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपने ओरल म्यूकोजा की रेडिएशन इफेक्ट्स पे। कहते हैं सबसे इनिशियल इफेक्ट्स मैंने आपको बताया, सबसे पहले रेडियोथेरेपी के ओरल म्यूकोजा पे ही आना शुरू होते हैं, और विद इन द फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ रेडिएशन थेरेपी यहाँ पे आपको सबसे पहले एरिथीमा देखने को मिलेगा, यानी कि ओरल म्यूकोजा की रेडनेस देखने को मिलेगी। उसके बाद रेडनेस के बाद बदल जाएगा वो म्यूकोसाइटिस के अंदर। म्यूकोसाइटिस मीन्स के म्यूकोजा की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, वहाँ पे अल्सरेशन होने लग जाएगी। विद और विदाउट अल्सरेशन होने लिखा हुआ है, लेकिन यूजुअली अल्सरेशन भी साथ डेवलप होने लग जाती है। अल्सरेशन क्या है, सामने से एपिथेलियल बैरियर जो है वो जब लॉस हो जाएगा तो म्यूकोजा जब एक्सपोज्ड होगा तो उसका मतलब है कि वो अल्सरेटेड हो गया। अच्छा, ये स्टार्ट हुआ एरिथीमा और म्यूकोसाइटिस से। देन क्या होता है, देन पेन एंड डिस्पेगिया। पेन तो होगी, डिस्पेगिया यानी कि डिफिकल्टी इन ईटिंग हो जाएगी, क्योंकि म्यूकोजा ही सारा आपका जब अल्सरेटेड होगा तो कोई भी चीज़ आप खाएंगे वो आपको म्यूकोजा को इरिटेट करेगी, तो डिस्पेगिया हो गया, डिफिकल्टी इन सॉल्विंग हो गई। उससे क्या होगा, आपकी एडिक्वेट न्यूट्रिशनल इंटेक जो है वो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब कुछ खा नहीं सक रहे तो न्यूट्रिशनल इंटेक आपका कम हो जाएगा। अच्छा, फर्दर क्या होता है, फर्दर आपके जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो एपिथेलियल सेल्स के बने हुए होते हैं, वो भी आपके क्या होने लग जाते हैं, वो भी डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं टेस्ट बर्ड्स भी, क्योंकि मैंने भी बताया एपिथेलियल सेल्स भी इसके 10% ज़्यादा अफेक्टिव हो रहे होते हैं। तीसरी चीज़ आपकी ठीक है, लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन होगी टेस्ट बर्ड्स के डिस्ट्रॉय होने से। अब इसको किस किस तरीके से हम रिलीव करवा सकते हैं, यानी जो भी म्यूकोसाइटिस होगा उसकी रिलीव जो है वो आप करवा सकते हैं एंटीबायोटिक लोजेंजेस से, क्योंकि म्यूकोसाइटिस इज एन इन्फ्लेमेशन, तो उसके लिए हम वहाँ पे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो जाए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोजेंजेस देंगे एंटीबैक्टीरियल, जिसके अंदर एम्फोटेरिसिन होगी, टोब्रामाइसिन और नियोमाइसिन वगैरह हम देख सकते हैं। फर्दर कहते हैं अगर पेन बहुत ज़्यादा है तो हम विस्कस लाइडोकेन अप्लाई कर सकते हैं। लाइडोकेन क्या है, हमारी एलए है, लोकल एनेस्थीसिया, तो लोकल एनेस्थीसिया अप्लाई करेंगे ताकि वो एरिया जो है नम हो जाए। फर्दर कहते हैं ये तो हो गए हमारे अर्ली इफेक्ट्स और उनकी ट्रीटमेंट। फिर आती है लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ रेडियोथेरेपी और ओरल म्यूकोजा। उससे क्या होगा कि उससे कहते हैं कि आपका जो ओरल म्यूकोजा है वो परमानेंटली एक तरीके से प्री डिस्पोज हो जाएगा टू ब्रेक डाउन और डिलेड हीलिंग के। कभी भी थोड़ा सा भी कोई माइनर ट्रॉमा आएगा तो आपका म्यूकोजा जल्दी से इरिटेट होगा, जल्दी से एक्सपोज हो जाएगा। ठीक है, फर्दर कहते हैं यहाँ के एपिथेलियम काफ़ी थिन और लेस केराटिनाइज्ड होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको एक बहुत ही पेल अपीयरेंस आने लग जाएगी, क्योंकि यहाँ की वेस्कुलेचर जो है वो भी लॉस हो गई है, ब्लड वेसल्स का भी लॉस होता है, तो बहुत ही एक पेल अपीयरेंस आएगी म्यूकोजा की। फर्दर कहते हैं रेडियोथेरेपी से सब म्यूकोजल फाइब्रोसिस बनने लग जाएगा, यानी कि वहाँ पे फाइब्रोसिस की फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी सब म्यूकोजली। उसकी वजह से क्या होगा कि आपका म्यूकोजा नॉर्मली क्या होता है, काफ़ी प्लायबल और रिजिलियंट होता है, मतलब कि आप उसको ईजिली, प्लायबल का मतलब होता है उसको आप खींच सकते, काफ़ी एक सॉफ्ट सा एक मटीरियल होता है, और रिजिलियंट का मतलब होता है कि अगर आप उसको खींचें तो वो वापस अपनी पोजीशन पे चला जाता है। लेकिन ड्यू टू सब म्यूकोजल फाइब्रोसिस वहाँ पे क्या होगा, ओरल कैविटी का म्यूकोजा जो है वो काफ़ी लेस प्लायबल हो जाएगा और लेस रिजिलियंट हो जाएगा। बाकी नीचे बात वही है, कोई भी माइनर ट्रॉमा की वजह से वहाँ पे अल्सरेशन बन सकती है, जो कि बहुत वीक्स और मंथ्स में जाके हील होगी। तो ये सबसे मेजर इफेक्ट्स आ गए रेडियोथेरेपी के ऑन ओरल म्यूकोजा। इसके ऊपर सेपरेट क्वेश्चन आपको लिखने को आ सकता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि रेडिएशन का इफेक्ट आपकी मैंडिबुलर मोबिलिटी पे किस तरीके से आता है। कहते हैं जब भी रेडिएशन की जाएगी तो उससे क्या होगा, आपके टेरिगोमेसेटेरिक स्लिंग मसल और पेरी आर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये आपकी इन्फ्लेम्ड होने लग जाएंगी। फर्दर जो आपका मसल जब के ऊपर इरेडिएशन आएगी तो वो क्या होने लग जाएगा, फाइब्रोटिक होने लग जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाएगा। तो यानी कि आपके जो ओरल मैंडिबल के जो मसल्स हैं वो जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे, फाइब्रोटिक होंगे, तो वो प्रॉपर्ली फुल ओपनिंग आपकी नहीं करवा सकेंगे। फर्दर जो आपके ज्वाइंट का, ये टीएमजे का जो ज्वाइंट होता है, जो उसकी आर्टिकुलर सर्फेस होती है, वो भी डिजनरेट होने लग जाती है। जब ये तीन चीज़ें होंगी, एक इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिऑर्डिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, दूसरी मसल की कॉन्ट्रैक्शन और फाइब्रोसिस, और तीसरी आर्टिकुलर सर्फेसिस की डिजनरेशन, जब ये तीन चीज़ें होंगी तो इससे क्या हो जाएगा, आपका क्रिसमस का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब डिक्रीज एबिलिटी टू ओपन माउथ, उससे क्या होगा कि शुरू में तो कहते हैं कि बिल्कुल ही पेनलेस होती है, लेकिन मतलब यूजली ये मसला जो है सारा पेनलेस होता है, लेकिन मसला तब आता है आपके लिए जब आपकी इंसाइजल ओपनिंग जो है, इंटर इंसाइजल ओपनिंग जो है वो आपकी लेस देन 20 mm हो जाए। उससे क्या होगा, जब लेस देन 20 mm हो जाएगी तो फूड इंटेक मुश्किल हो जाएगा, तो जो फर्दर आपकी न्यूट्रिशनल इंटेक है वो खराब हो जाएगी। वैसे ही रेडियोथेरेपी के अंदर मसला आ रहा है न्यूट्रिशनल इंटेक में, क्योंकि म्यूकोजा जो आपका डैमेज हुआ है और उस टाइम आपको न्यूट्रिशनल इंटेक ज़्यादा चाहिए भी है। ठीक है, लेकिन एक तो उसकी वजह से कम हुई और दूसरा फूड इंटेक यहाँ पे कम होगा क्योंकि आपकी मैंडिबुलर ओपनिंग जो है वो रिड्यूस हो रही है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास दूसरा सीक्वल है रेडिएशन से। तीसरा इफेक्ट आता है ऑन द स्लाइवरी ग्लैंड। स्लाइवरी ग्लैंड का एपिथेलियम वैसे हमने कहा है इसका स्लो टर्नओवर रेट है, तो वो इट सेल्फ डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा होता।
ठीक है। लेकिन मसला तब आता है कि जब सलाइवरी ग्लैंड, क्योंकि वो रेडियो रेजिस्टेंट है हमने कह दिया, लेकिन सलाइवरी ग्लैंड की अपनी जो फाइन वेस्कुलेचर्स हैं, जो उसकी अपनी वेसल्स हैं, वो रेडिएशन से डिस्ट्रॉय होने लग जाती हैं। जब ब्लड नहीं पहुंचेगा सलाइवरी ग्लैंड्स को तो क्या हो जाएगी, सलाइवरी ग्लैंड्स की एट्रोफी होगी, उनके अंदर एट्रोफी होगी, उनकी फाइब्रोसिस होगी और अल्टीमेटली सलाइवरी ग्लैंड्स जो है वो डीजनरेट होने लग जाएंगे। तो ये अपनी उनकी नहीं हो रही, बल्कि उनके ब्लड लॉस की वजह से उनको ये मसला आ रहा है। ठीक है, जैसे भी हुआ सलाइवरी ग्लैंड जब एट्रोफिक हो गए तो क्या हो रहा है, अब हमें कंडीशन फेस करनी पड़ेगी जीरोस्टोमिया की, यानी कि सलाइवा की प्रोडक्शन कम हो जाएगी, जिसकी वजह से ड्राई माउथ हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये सबसे ज़्यादा कहते हैं इसके अंदर मोस्ट सिग्निफिकेंट कंप्लेंट जो है वो हमें ड्राई माउथ की आ रही होती है इन पेशेंट्स में जो कि रेडियोथेरेपी करवा रहे होते हैं। अब सलाइवरी लॉस से बहुत सारे मसले जो है वो क्रिएट होते हैं, यानी कि एक बहुत लॉन्ग किस्म का जो है आपका सीक्वेल जो है वो सलाइवरी लॉस की वजह से आ रहा होता है। जिसके अंदर सबसे पहले कहते हैं एक तो डिफिकल्टी इन टेस्टिंग, चूइंग और स्वॉलिंग आ जाएगी, क्योंकि इन सब चीज़ों में प्रोसेसेस में हमें सलाइवा की जो है वो ज़रूरत होती है। फर्दर कहते हैं डिफिकल्टी इन स्लीपिंग होगी, क्योंकि हर टाइम में ड्राई माउथ के साथ सोना भी आसान नहीं है। एसोफेजियल डिसफंक्शन होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स वहाँ पे भी सलाइवा नहीं जा रहा, तो वो एरिया भी सारा इरिटेटेड होगा। क्रॉनिक एसोफेगाइटिस हो सकता है, न्यूट्रिशनल कॉम्प्रोमाइज अगेन आ जाएगी। उसके अलावा मेडिकेशन के लिए ग्रेट इंटॉलरेंस डेवलप हो जाएगी, यानी कि मेडिकेशन लेना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको सलाइवा होता है तो ये सब प्रोसेसेस जो है आपके लिए ईजी होते हैं। ग्लोसाइटिस के चांसेस बढ़ सकते हैं, कैंडिडियासिस हो सकता है, एंगुलर चिलाइटिस, हेलिटोसिस एंड बैक्टीरियल सियालिडाइटिस, यानी कि सलाइवरी ग्लैंड का इन्फेक्शन हो गया, कैंडिडियासिस फंगल इन्फेक्शन हो गया, ग्लोसाइटिस यानी कि टंग का इन्फेक्शन हो गया। जब भी ये सारे एरियाज ड्राई होंगे तो वहाँ पे इन्फेक्शन के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फर्दर एक्ट्रीजन जो है दांतों की, टूथ लॉस, टूथ स्ट्रक्चर का वेयर जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे दांतों के ऊपर ऑल द टाइम म्यूसिन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सलाइवा से आ रहे होते हैं। वो क्या कर रहे होते हैं, लुब्रिकेट कर रहे होते हैं दांतों को, ताकि दांत जो है वो वेयर ना हो। लेकिन जब दांतों के ऊपर वो म्यूसिन्स नहीं प्रेजेंट होंगे तो दांतों का वेयर भी बढ़ जाएगा, दांतों की बफरिंग कैपेसिटी जो है वो लॉस हो जाएगी, यानी कि वो जो एसिड को न्यूट्रलाइज करता था हमारा ये बाइकार्बोनेट जो कि सलाइवा में प्रेजेंट होता है वो भी नहीं होगा, तो बफरिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से केरीज का चांस जो है वो भी हमारा यहाँ पे बढ़ जाएगा। ठीक है, रैम्पेंट केरीज होने लग जाएंगी। ये तो सारे मसले हो गए ड्यू टू लॉस ऑफ सलाइवरी फंक्शन, जब भी आपके सलाइवरी ग्लैंड जो है वो अफेक्टेड होंगे बाय दी रेडिएशन थेरेपी। ठीक है, अच्छा अब इन्हीं चीज़ों को, अब इन्फेक्शंस के बारे में बात की हुई है और फर्दर सलाइवरी प्रोटीन, कौन कौन सी सलाइवरी प्रोटीन क्या क्या काम कर रही होती हैं, वैसे हमने वैसे बड़ा डिस्कस किया हुआ पहले भी, यहाँ पे एक ओवर थ्रू कर लेते हैं, इसको गो थ्रू कर लेते हैं। सलाइवरी प्रोटीन कहते हैं जो परऑक्सीडेज, लाइसोजाइम्स, लैक्टोफेरिन होते हैं वो एंटीबैक्टीरियल काम कर रहे होते हैं। जब वो नहीं होंगे तो बैक्टीरियल ग्रोथ का चांस बढ़ जाएगा और कैरियोजेनिक बैक्टीरिया बढ़ जाएंगे और कैरीज का चांस बढ़ जाएगा। सलाइवरी म्यूसिन जो है मैंने आपको बताया है आपके दांतों को वेयर से बचा रहे होते हैं, वो नहीं होंगे तो दांतों का वेयर बढ़ जाएगा। हिस्टेटिन की फैमिली जो है वो प्रोटीन्स जो है वो क्या कर रहे होते हैं, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज उनके अंदर होती हैं, जब वो नहीं होंगी तो कैंडिडियासिस का चांस बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा सिक्रेटरी इम्यूनोग्लोबुलिन ए और एम, ये हमारी एंटीबॉडीज होती हैं, इनका क्या काम होता है, आपकी कैरियोजेनिक बैक्टीरिया को इनगल्फ करना, ये नहीं होंगी तो कैरीज का चांस अगेन बढ़ जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट उन्होंने यही सारे इश्यूज लिखे हुए हैं, क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं मैंने वैसे एक्सप्लेन कर दिया। वह डिस्पेगिया हो जाएगा, डिफिकल्टी इन ईटिंग है, ये सॉल्विंग है कि कैरियोजेनिक डाइट आपकी बढ़ जाती है, क्योंकि जब डिफिकल्टी इन नॉर्मल ईटिंग होती है तो आप जाते हैं टूवर्ड्स थिंग्स जो कि ज़्यादा मीठी हों, जो कि ज़्यादा ईजी टू, जूसेस वगैरह का इंटेक ना इन केसेस के अंदर बढ़ जाता है, क्योंकि वो डाइट जो है वो इजीली ली जा रही होती हैं एज कम्पेयर टू वो डाइट जो कि थोड़ी मिर्ची वाली होती हैं या कोई इस तरह की जो कि म्यूकोजा को इरिटेट करें। तो ये इटसेल्फ ही वैसे इस टाइम में नहीं लेनी चाहिए, लेकिन इश्यूज ही ऐसे क्रिएट हो जाते हैं कि ये वाली डाइट ज़्यादा लेने जाने लग जाती हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा, अल्टीमेटली आपकी कैरीज का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। अच्छा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एमसीक्यू बनता है कि ये जो रेडिएशन कैरीज होती हैं ये आपको सर्वाइकल एरियाज ऑफ टीथ के अंदर दिखाई दी जाती हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेडिएशन कैरीज जो है वो आपको मोस्टली कहाँ दिखाई दी जाएंगी, दांतों की सर्वाइकल पोर्शंस के ऊपर। ठीक है, फर्दर कहते हैं कि इन दी एब्सेंस ऑफ सलाइवा पेरिडोंटाइटिस का चांस जो है बढ़ जाता है, डिसयूजिया हो जाता है, इनके लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन है, डिस्पोनिया, डिफिकल्टी इन स्पीकिंग है, डिस्पेगिया यानी कि डिफिकल्टी इन ईटिंग है, और ये सब इशूज जीरोस्टोमिया से हो रहे हैं। और अल्टीमेटली कैंडिडियासिस भी हो जाएगा जो कि आपका फंगल इन्फेक्शन है, जो कि हिस्टेटिन प्रोटीन के ना होने की वजह से हो रहा है। अच्छा यहाँ पे मैंने आपको ये वाली एक इमेज दिखानी है, ये सारी सर्वाइकल एरियाज और सर्वाइकल एरियाज में इरोजन है रेडिएशन थेरेपी के अंदर। ठीक है, तो रेडिएशन थेरेपीज में जब भी आपका क्वेश्चन आए रिलेटेड टू केरीज, तो वहाँ पे आपसे वो पूछना यही चाह रहे होंगे कि कौन सी केरीज हो रही होती है, तो सर्वाइकल पोर्शन पे केरीज हो रही होती है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। आगे आ जाती है हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ जीरोस्टोमिया। अब
ड्राई माउथ के अंदर स्लाइवा अपना प्रोड्यूस हो नहीं रहा, लेकिन स्टिल ओरल कैविटी को हम वेट रख सकते हैं बाय दी वाटर, यानी कि थ्रू आउट द डे आप स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर जो है उसका इनटेक करते रहें, ताकि जब वाटर आप ऑल द टाइम लेते रहेंगे तो च्यूइंग, स्वॉल्विंग और टेस्ट परसेप्शन जो है आपकी थोड़ी बेहतर हो जाती हैं। उसके अलावा आप स्लाइवा सब्सटीट्यूट्स भी ले सकते हैं। स्लाइवा सब्सटीट्यूट्स के अंदर स्लाइवा के आइंस और ग्लिसरीन टाइप स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि स्लाइवा का लुब्रिकेटिंग एक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। लेकिन अभी नीचे मेंशन करेंगे कि स्लाइवा की जो प्रोटीन्स होती हैं, जो भी हमने ऊपर पढ़ी, जो कि पेरोक्सिडेज प्रोटीन्स थी, म्यूसिन्स थी, हिस्टैटिन्स वगैरह थी, वो इन सब्सटीट्यूट के अंदर प्रेजेंट नहीं होती। तो वो एंटीबैक्टीरियल फंक्शन तो नहीं मिलेगा आपको स्लाइवा का इन स्लाइवरी सब्सटीट्यूट से, लेकिन वो लुब्रिकेटिंग फंक्शन जो है वो आपको मिल जाएगा। फर्दर कहते हैं कि इन केसेस जीरोस्टोमिया के पेशेंट के अंदर अल्कोहल और स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स, और कोई भी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स में हमारी ये क्या कहते हैं स्पाइसेस वगैरह भी आ जाती हैं। इन सब को हमें अवॉइड करना होता है, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है इरिटेट कर सकती हैं फर्दर आपकी म्यूकोजा को। शुगर कंटेनिंग प्रोडक्ट्स जो हैं उनको भी अवॉइड करना होता है, क्योंकि उससे आपके केरीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। कैफीन को अवॉइड करना है, एंटी हिस्टामिन्स को या डीकंजेस्टेंट्स को सबको अवॉइड करना है, क्योंकि ये सब क्या करते हैं आपके सिम्टम्स को वर्सन कर सकते हैं। क्योंकि डीकंजेस्टेंट्स का काम क्या होता है, यही होता है कि ये इस तरह के जो भी मस्क्रेनिक हमारे ऑर्गन्स हैं उनकी प्रोडक्शन को रोक दें, मतलब उनके अंदर से जो भी ये सलाइवा वगैरह प्रोड्यूस हो रहा है या म्यूसिन वगैरह प्रोड्यूस हो रहा है उनको रोक दें। तो इस तरह की मेडिकेशन बिल्कुल ही अवॉइड करनी है इस टाइम में। अच्छा, कौन सी मेडिकेशन हमने लेनी होती हैं? अच्छा, पहले तो स्लाइवरी सब्सटीट्यूट की बात की हुई है कि कौन से मिल रहे होते हैं, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज। तो ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है यहाँ पे, इसलिए मैंने मार्क किया हुआ है कि ये आपको स्लाइवरी सब्सटीट्यूट जो है मिल सकते हैं। ये क्या होते हैं? ये एनिमल ड्राइव म्यूसिन बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं। अच्छा जी, नीचे आ जाएं तो वही वाली बात है जो मैंने भी आपको बताई है, प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन म्यूसिन्स हैं और क्या हैं, और ग्लिसरीन वगैरह है जो कि आपको लुब्रिकेशन की में हेल्प कर देती है। फर्दर किस तरीके से रिमेनिंग स्लाइवरी ग्लैंड्स के अंदर से स्लाइवा की प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाए, तो क्या यूज़ करना है? शुगर फ्री च्युइंगम्स यूज़ करनी है। जब शुगर फ्री च्युइंगम्स यूज़ करेंगे तो वो आपकी स्लाइवा प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करती है। जितने भी रिमेनिंग ग्लैंड्स रह गए हुए होते हैं वो जितना भी उनके अंदर स्लाइवा प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी होती है वो उसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं। इससे दो मेडिकेशंस आ जाती हैं, एक है पाइलोकार्पाइन हाइड्रोक्लोराइड और दूसरी है केविमिलीन हाइड्रोक्लोराइड। ये दोनों मेडिकेशंस ली जा सकती हैं जो कि पैरा सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स हैं, और वो क्या करेंगी? स्टिमुलेट करेंगी कि आपके ग्लैंड्स फर्दर मोर सेक्रीशन करें। इनकी डोजेज भी यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर दी हुई है, तो कर दी हुई है तो हमें याद करनी होगी, क्योंकि वो हमसे एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। ओरल डोज ऑफ 5 मिलीग्राम पाइलोकार्पाइन 4 टाइम्स अ डे ले सकते हैं, या 30 mg ऑफ केविमिलीन 3 टाइम्स अ डे ली जा सकती है टू इम्प्रूव द सिम्टम्स ऑफ जीरोस्टोमिया। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? मैंडिबुलर मोबिलिटी पे इफेक्ट पढ़ लिया, ओरल म्यूकोजा पे इफेक्ट पढ़ लिया, स्लाइवरी ग्लैंड्स के ऊपर इफेक्ट पढ़ लिया। सेपरेटली सबके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। लास्ट में हमारे पास आता है रेडिएशन इफेक्ट ऑन द बोन। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सबसे बड़ा मसला यही बनता है अगर आए रेडिएशन थेरेपी की वजह से मसला। अच्छा, अब ये क्या मसला है? इसके अंदर ये होता है, कहते हैं ये जो है एक वन ऑफ द मोस्ट स्वेयर और कॉम्प्लिकेटिंग सिक्वेल है रेडियोथेरेपी का उन पेशेंट्स के लिए जिनके अंदर हेड एंड नेक की रेडियोथेरेपी हो रही है, और इसको हम कहते हैं ऑस्टियो रेडियो नेक्रोसिस। नाम से पता लग रहा है, ऑस्टियो बोन, रेडियो की वजह से यानी कि रेडिएशन की वजह से बोन की नेक्रोसिस हो रही है। ठीक है, और ये भी क्यों हो रही है? क्योंकि बोन के अंदर की जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं वो क्या हो रही हैं? डिस्ट्रॉय हो रही हैं। ठीक है, क्योंकि ब्लड वेसल्स के एंडोथीलियल सेल्स हैं, एंडोथीलियल सेल्स जब डिस्ट्रॉय हो रहे हैं तो ब्लड बोन की ब्लड सप्लाई रुक रही है। ठीक है, इससे क्या होता है? कहते हैं डीवाइटलाइज हो जाती है आपकी बोन बाय द कैंसरिसिडल डोजेज ऑफ रेडिएशन, और क्या होता है कि आपकी एंड आर्टराइटिस शुरू हो जाती है, क्योंकि आपकी बोन जो है यहाँ पे नॉन वाइटल होने लग जाएगी। जब नॉन वाइटल का मतलब यही है वहाँ पे ब्लड सप्लाई वगैरह रुक जाएगी, और जब भी आपकी फाइन वेस्कुलेचर जो है विद इन द बोन डिस्ट्रॉय होने लग जाती है। ठीक है, अच्छा वैसे हमें पता है आपकी जो बोन है वो खुद ही से क्या कर रही होती है? रिजॉर्ब हो रही होती है और प्रोड्यूस हो रही होती है। रिजॉर्ब और दूसरा रीमॉडल हो रही होती है आपकी बोन नॉर्मली। ठीक है, लेकिन जब उसको ब्लड सप्लाई ही नहीं मिलेगी तो वो जो उसकी रीमॉडलिंग का जो प्रोसेस है वो इनफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, और उससे क्या होगा कि अगर आपकी कोई एक्सट्रैक्शन साइट है या कोई भी आपकी कोई ऐसी साइट है जो कि ओपन है, वो ओपन ही रह जाएगी, वो क्लोज ही नहीं होगी, क्योंकि आपकी बोन के अंदर की जो रीमॉडलिंग कैपेसिटी है वो यहाँ पे जो है वो आपकी डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब इसमें क्या होता है? कहते हैं कोई भी शार्प एरियाज हैं आपके एल्वेलर रिज के, तो वो इटसेल्फ स्मूथ नहीं होंगे, वो वैसे के वैसे ही ओपन रह जाएंगे। जिससे अल्टीमेटली क्या होगा? जब शार्प एजेस होंगे तो वहाँ से म्यूकोजा डिस्ट्रॉय होगा, जब म्यूकोजा डिस्ट्रॉय होगा उन शार्प एजेस को
टच कर करके, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आपकी बोन वहाँ से एक्सपोज होने लग जाएगी। तो आपकी बोन अगर किसी किस्म का कोई भी माइनर इशू आता है बोन के अंदर, तो वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय होने लग जाती है, नेक्रोज होने लग जाती है, रेदर देन वो रिपेयर हो इटसेल्फ, ठीक है। और मोस्टली जो इसके अंदर अफेक्ट हो रहा होता है बोन के ऊपर, वो हमारी मैंडिबल के ऊपर हो रहा होता है, क्योंकि इट इज डेंसर एंड हैज़ अ पुअरर ब्लड सप्लाई देन दी मैक्सिला, ठीक हो गया। और वहाँ पे आपके नॉन हीलिंग अल्सर्स और रेडियो नेक्रोसिस वगैरह जो है वो हो रही होती है। अभी इसकी और डिटेल थोड़ी सी नीचे जाके दोबारा आएगी। इसकी हम यहाँ पे पहले एक इमेज देख लेते हैं। ये इन्होंने यहाँ पे इमेज दिखाई हुई है। ए के अंदर जो है वो बताते हैं कि यहाँ पे कोई मोलर की एक्सट्रैक्शन हुई, मोलर की एक्सट्रैक्शन के बाद जो नॉर्मली बोन हील हो जानी चाहिए थी, मिकोजा हील हो जाना चाहिए था, वो नहीं हुआ, वहाँ से मिकोजा भी डिस्ट्रॉय हो गया। और अब ये जो ब्राउन सा सारा पोर्शन आपको नजर आ रहा है, ये एक्सपोज्ड बोन आपको ओरल कैविटी के अंदर से दिखाई दे रही है। और ये एक एक्सट्रीमली पेनफुल प्रोसेस होता है, क्योंकि आपकी बोन जब एक्सपोज्ड होती है तो ये बहुत पेनफुल होता है। और ये रेडियो नेक्रोसिस जो है यहाँ पे रुकता नहीं है, ये बढ़ता चला जाता है और ये एक्सटर्नली तक आपकी फुल जॉ को इन्वॉल्व करता हुआ आपके एक्सटर्नल सर्फेस ऑफ द स्किन तक पहुँच जाता है। ये इसकी बी के अंदर इसकी एक्सट्रीम केस दिखाई दी है कि ये ऑस्टियो रेडियो नेक्रोसिस इतना खतरनाक है कि अगर एक दफ़ा ये स्टार्ट हो जाए तो इसको रोकना नियर टू इम्पॉसिबल हो जाता है। तो करना हमें क्या है, करना हमें ये है कि हमने कोशिश करनी है कि इसको अवॉइड करें, ठीक है। इसको किस तरीके से अवॉइड करना है वो भी आपकी इवैल्यूएशन ऑफ डेंटिशन के अंदर आएगा। उससे पहले आ जाता है अदर इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन। अदर इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन के अंदर सिंपली ये है कि आपकी एक तो नॉर्मल ओरल फ्लोरा जो है वो अल्टर हो जाता है। काफ़ी सारी एनारोबिक स्पीशीज ऑफ फंजाई की जो ग्रोथ है वो बढ़ जाती है, जिसके अंदर कैनेडा एल्बिकेंस की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आपका स्लाइवा नहीं है, स्लाइवा नहीं है तो नॉर्मल जो आपका फ्लोरा था वो यहाँ पे नहीं है, वो नहीं है तो आपकी कैनेडा की जो फंजाई है वो ग्रो होने लग गई, जिसकी वजह से क्या होगा? कैनेडियासिस होगा। फर्दर क्या है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कहते हैं आपने टॉपिकल एंटी फंगल एजेंट्स लेने हैं लाइक निस्टेटिन। और फर्दर आप क्या कर सकते हैं, आप क्लोरहेक्सिडीन के रिंसेस वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि आपका फ्लोरा ऑलरेडी काफ़ी डिस्ट्रॉयड है। तो अपने आप को एक्सटर्नली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करें, एंटी फंगल एजेंट्स अप्लाई कर रहे हैं और क्लोरहेक्सिडीन के हम रिंसेस कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा जी, अब आते हैं इवैल्यूएशन ऑफ डेंटिशन बिफोर रेडियोथेरेपी। अब रेडियोथेरेपी होनी है किसी की, क्योंकि उसको हेड एंड नेक का किसी किस्म का कोई कैंसर है, उससे पहले डेंटिस्ट का क्या काम है? ठीक है, डेंटिस्ट ने क्या करना है कि सारे कंप्लीट ओरल जितने भी हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, मेनली हमारे जो टीथ हैं, उनको जो है प्रॉपरली इवेल्युएट करना है, ठीक है, ताकि किसी किस्म का कोई भी जो साइड इफेक्ट्स आने हैं रेडियोथेरेपी के, उनको जितनों को भी अवॉइड किया जा सकता है उनको अवॉइड किया जाए। सबसे पहले कहते हैं कंडीशन ऑफ द रेजिडुअल डेंटिशन। जितनी डेंटिशन भी प्रेजेंट है उसकी कंडीशन को देखना है। अगर तो कोई भी दांत ऐसा है जिसका बहुत ही पुअर या क्वेश्चनेबल प्रोग्नोसिस है, एक्सेसिवली केरीज हुई हुई हैं, कोई पेरियो इशू है किसी दांत के अकॉर्डिंग, किसी दांत की सराउंडिंग में, उसको कर दिया जाए एक्सट्रैक्ट बिफोर द रेडियोथेरेपी। क्यों? रेडियोथेरेपी से पहले एक्सट्रैक्ट किया जाए उस दांत को, उसको दांत के एक्सट्रैक्शन साइट को हील होने में लग जाएंगे कोई 1 से 2 हफ्ते, उतने टाइम तक रेडिएशन थेरेपी ना स्टार्ट की जाए। जब वो एरिया हील हो जाए फिर रेडिएशन थेरेपी की जाए, क्योंकि रेडिएशन थेरेपी के बाद अगर कोई दांत एक्सट्रैक्ट होता है तो वही वाला सीक्वेल आएगा जो मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया है, वो है ऑस्टियोरेडियोनेक्रोसिस का, जो कि एक एक्सट्रीमली पेनफुल और बड़ा मसले वाला काम है। तो कोई भी ऐसा दांत जिसका क्वेश्चनेबल प्रोग्नोसिस है उसको पहले ही निकाल दिया जाए। नंबर 2 क्या करना है, पेशेंट्स डेंटल अवेयरनेस, यानी कि पेशेंट को एजुकेट करना है कि अभी आपकी रेडियोथेरेपी शुरू होनी है, अब आपने अपनी ओरल हाइजीन की मेंटेनेंस जो है उसको ऑप्टिमल कर देना है। मतलब किसी किस्म का कोई केरीज लगने के चांस को आपने अवॉइड करवाना है, क्योंकि बाद में चांस बढ़ना ही बढ़ना है। जब सलाइवा नहीं होगा, जो सारी अपने ऊपर बातें की हैं, केरीज लगने का चांस बढ़ जाता है। उसको रिड्यूस करने के लिए पेशेंट को ओरल हाइजीन को बेहतर बनाना है, उसकी अपनी ओरल हाइजीन को एक्सीलेंट करना होगा, ठीक है। अब कहते हैं कोई भी ऐसा पेशेंट जिसकी बिफोर दी रेडियोथेरेपी ओरल हेल्थ बहुत ही निगलेक्टेड है, ठीक है, तो जीरोस्टोमिया और वो सारा मसला होने के बाद तो बहुत ही खराब हो जाएगी। तो कोई भी ऐसा पेशेंट जिसके मसला पहले से ही वो अपनी ओरल हाइजीन को सही नहीं रख रहा, तो चांसेस हैं कि वो बाद में भी नहीं रखेगा। इस पेशेंट के अंदर भी आपने क्या करना है, कहीं पे भी कोई एक्सट्रैक्शन आपको लगता है होने वाली है, आपने इमीडिएटली कर देनी है। उसके ऊपर नहीं रहना कि वो उसको बेहतर कर लेगा, क्योंकि अगर जो बंदा पहले नहीं रख सक रहा, बाद में भी उसके लिए वो चीज़ को मेंटेन करना मुश्किल ही होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आता है इमीडिएसी ऑफ रेडियोथेरेपी। अब एक और पॉइंट है, अगर तो रेडियोथेरेपी इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट है, मतलब कि जो आपका कैंसर है हेड एंड नेक का वो इतना बढ़ चुका हुआ है कि यू कैन नॉट वेट 1 और 2 वीक्स टू वेट फॉर द एक्सट्रैक्शन साइट्स टू हील, उन केसेस के अंदर हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि एक तरफ है
कॉम्प्लिकेशंस और एक तरफ है लाइफ, ठीक है। तो हमें लाइफ की तरफ जाना है पहले उसको बचाने के लिए। तो इन केसेस के अंदर हमने क्या करना है, हमने रेडियोथेरेपी स्टार्ट कर देनी है पेशेंट को गाइड करते हुए कि अब हमें अपनी ओरल हेल्थ को बहुत अच्छे से ख्याल करना होगा। प्लस कहते हैं इस केस के अंदर आपने पेशेंट के साथ क्लोजली वर्क करना है और उसको ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रेडियोथेरेपी आपने रेगुलर चेकअप्स करने हैं पेशेंट के, जस्ट टू सी कि उसकी ओरल हेल्थ प्रॉपर्ली मेंटेन हो रही है कि नहीं हो रही। क्योंकि इस केस के अंदर हम एक्सट्रैक्शन साइट को हील होने का वो जो 1 to 2 वीक्स वाला टाइम है वो नहीं दे सक रहे, क्योंकि हमें रेडियोथेरेपी फौरन करनी पड़ी है, ठीक है। चौथी चीज़ आती है रेडिएशन लोकेशन। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सलाइव जहाँ पे भी आपकी रेडिएशन थेरेपी हो रही है उस लोकेलिटी के अंदर कितने सारे आपके सलाइवरी ग्लैंड इन्वॉल्व हैं। क्योंकि जितने मेजर, जैसे फॉर एग्जांपल पैरोटिड आपका सबसे इंपॉर्टेंट सलाइवरी ग्लैंड है, या कितने एरिया ऑफ पैरोटिड जो है वो आपका इस फील्ड के अंदर आता है। क्योंकि जितनी फील्ड के अंदर आपके सलाइवरी ग्लैंड्स आएंगे उतना ज़्यादा चांस ऑफ जीरोस्टोमिया जो है वो आपका बढ़ेगा। तो इससे हमें ये बात भी पहले ही पता लग जाती है कि ड्यूरिंग और आफ्टर दी रेडिएशन थेरेपी कितना ज़्यादा जीरोस्टोमिया जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये इसके अंदर बात हो गई। क्योंकि इसके अंदर मसला ये आ रहा होता है, कहते हैं क्योंकि जीरोस्टोमिया इटसेल्फ तो इतना बड़ा कोई मसला नहीं है, लेकिन जीरोस्टोमिया के साथ अगर कोई इरेडिएटेड बोन भी हो जाए, यानी कि बोन का भी कोई किसी किस्म का एक्सपोजर वगैरह यहाँ पे होने लग जाए और बोन भी डिस्ट्रॉय होने लग जाएगी, तो वो एक ज़्यादा बड़ा मसला बन जाता है, ठीक है। तो कहीं पे भी कहते हैं कि अगर मेजर सलाइवरी ग्लैंड की रेडिएशन होनी है प्लस मैंडिबल की भी, उस केस के अंदर वहाँ पे इरिटेशन होनी ही होनी है, जिसकी वजह से मैंडिबल का चांस है कि वो एक्सपोजर में आ सकता है। तो आपने क्या करना है, प्री इरेडिएशन एक्सट्रैक्शन करवानी है ताकि बाद में किसी भी एक्सट्रैक्शन का वहाँ पे कोई चांस ना रह जाए। क्योंकि ये दोनों इश्यूज अगर साथ आएंगे तो ज़्यादा बड़ा मसला है एज कम्पेयर टू कि अगर कोई इतना मेजर सलाइवरी ग्लैंड का पोर्शन जो है वो इन्वॉल्व नहीं हो रहा और जो मैंडिबल का हिस्सा है वो ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहा, ठीक है। लास्ट में हमारे पास आती है रेडिएशन डोज। द हायर द रेडिएशन डोज द मोर स्वेयर द डैमेज टू द नॉर्मल टिश्यूज। तो ये तो एक सिंपल सी बात है। तो इसके अंदर कहते हैं कि डेंटिस्ट और रेडियोथेरेपिस्ट जो है वो साथ वर्क करेंगे जस्ट टू इवेलुएट कि कितनी रेडिएशन डोज जो है वो पेशेंट को दी जा रही होगी। अब इसके अंदर एक एग्जांपल आती है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की। कहते हैं स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के अंदर जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो उस केस के अंदर जो डोज दी जा रही होती है फॉर द ट्रीटमेंट वो होती है 6000 रेडिएशन से ज़्यादा या 60 गेरी से ज़्यादा होती है, ठीक है। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि जब भी स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के कैंसर की वजह से रेडिएशन थेरेपी दी जाएगी तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल टिश्यू भी डिस्ट्रॉय होता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो कहते हैं जो अदर मैलिग्नेंसीज होती हैं जैसे कि लिम्फोमा वगैरह, उनको लेस रेडिएशन में भी उनको कंट्रोल किया जा सकता है। और कोई भी टोटल डोज जो कि 5000 रेडिएशन डोजेज या 50 गेरी से कम होगी उसका एट सच कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं आ रहा होता, लाइक जीरोस्टोमिया, ऑस्टियोरेडियोनेक्रोसिस, उसके चांसेस जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए फॉर एमसीक्यूज कि कितनी डोज को हम नियर टू सेफ कंसिडर कर रहे हैं, वो है हमारी 5000 रेडिएशन की डोज। अगर इससे कम की डोजेज होंगी तो हमारे पास जो रेडियोनेक्रोसिस और जीरोस्टोमिया के चांसेस थे वो हमारे यहाँ पे डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक हो गया। ये सारी बातें हमने भी पढ़ी हैं रिलेटेड टू कि रेडियोथेरेपी होने के बाद क्या क्या इश्यूज आ रहे होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अब हमने रेडियोथेरेपी करवानी है तो रेडियोथेरेपी करवाते टाइम हमने अपनी डेंटिशन को किस तरीके से मेंटेन करना है और आफ्टर रेडिएशन थेरेपी हमने अपनी किस तरीके से डेंटिशन को मेंटेन करना है, कि जो ऊपर जितने भी हमने मसले पढ़े उनको हम मैक्सिमली अवॉइड कर सकें। अच्छा, तो अब इसके अंदर ये है कि आपने सारे दांतों को केयरफुली एग्जामिन करना है कि उनके अंदर कोई भी किसी किस्म की भी कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन है उसको आपने रिस्टोर करवाना है। दांत के सराउंडिंग में कोई कैलकुलस होगा तो हम उसको स्केलिंग करेंगे, कोई केरीज होंगी तो उसकी हम फिलिंग करेंगे, ठीक है। उसके अलावा आपने पेशेंट की प्रोफाइलेक्सिस करनी है विद ट्रॉपिकल फ्लोराइड एप्लीकेशन, कि सारे दांतों के ऊपर फ्लोराइड एप्लीकेशन होगी ताकि उन दांतों को फर्दर केरीज वगैरह से जो है प्रोटेक्ट किया जाए। पेशेंट को ओरल हाइजीन मेजर्स के बारे में इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी और उनको रीइंफोर्स किया जाएगा। किसी किस्म की भी कोई शार्प कस्प होगी पेशेंट की तो उनको राउंडेड किया जाएगा, क्योंकि शार्प कस्प से मैकेनिकल इरिटेशन के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। कोई भी शार्प कस्प है उससे हो सकता है कोई टंग इरिटेट हो जाए, गम इरिटेट हो जाए, ये चीक इरिटेट हो जाए, तो इसलिए उनको जो है वो राउंडेड किया जाएगा। इसके अलावा फर्दर पेशेंट का इंप्रेशन लिया जाएगा ताकि उसकी कस्टम फ्लोराइड ट्रेस बनाई जाए। कस्टम फ्लोराइड ट्रेस जो हैं वो क्या होती हैं, एक तरीके का अलाइनर के माने स्प्रे का स्ट्रक्चर होगा और उसके अंदर फ्लोराइड अप्लाई किया जाएगा और पेशेंट को कहा जाएगा कि वो
पहने उन रेज को ड्यूरिंग हिज रेडियोथेरेपी। और फ्लोराइड का काम क्या है, वही केरीज से बचाना है दांतों को, ठीक है। फर्दर पेशेंट को इंस्ट्रक्ट किया जाएगा कि किसी किस्म की कोई टोबैको और अल्कोहल कंजम्पशन को रोक दे, क्योंकि वो म्यूकोजा को इरिटेट कर सकती है। और ड्यूरिंग रेडिएशन थेरेपी उसको माउथ रिंजेस रिकमेंड किए जाएंगे एटलीस्ट 10 टाइम्स अ डे ऑफ सलाइन, ठीक है। सलाइन रिंजेस वैसे ही काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, लेकिन ड्यूरिंग रेडियोथेरेपी तो ये बहुत ही इसेंशियल हो जाएगी, क्योंकि सलाइन रिंसेस जो हैं वो एज ए एंटी बैक्टीरियल एजेंट काम करते हैं, ठीक है। तो ये 10 टाइम्स अ डे एटलीस्ट रिकमेंड किया जाएगा ड्यूरिंग रेडिएशन थेरेपी। फर्दर ट्वाइस अ डे क्लोरहेक्सिडीन माउथ रिंसेस भी रिकमेंड किए जाएंगे टू मिनिमाइज बैक्टीरियल एंड फंगल लेवल इन द माउथ। उसके अलावा वीकली डेंटल विजिट जो है वो तो इसेंशियल हो जाएंगे, जस्ट टू इवेलुएट किसी किस्म की कोई केस स्टार्ट तो नहीं हो रही, कोई इशू, कोई म्यूकोजल इरिटेशन वगैरह तो शुरू नहीं हो रही। फर्दर साथ साथ कहते हैं कि आपने ट्रॉपिकली निस्टेटिन या क्लोट्रिमाजोल जो कि फंगल इन्फेक्शन के लिए होती है वो भी साथ साथ ट्रॉपिकली अप्लाई की जाएगी, जस्ट टू रिड्यूस दी ओवर ग्रोथ ऑफ कैनेडा एल्बिकेंस, कि कैनेडियासिस ना हो जाए, ठीक है। साथ साथ ऑन एवरी डेंटल विजिट जो है पेशेंट की माउथ ओपनिंग को एवेलुएट किया जाएगा कि माउथ ओपनिंग जो है वो तो रिड्यूस नहीं होना शुरू हो गई, जो कि रेडिएशन थेरेपी से हमें पता है फाइब्रोसिस हो जाती है विद इन द मैस्टिकेटरी मसल, और माउथ ओपनिंग जो है वो रिड्यूस हो सकती है। फर्दर पेशेंट को फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस सिखाई जाएंगी, ये किस तरीके से आपने जो है प्री इरेडिएशन अपनी इंटरसाइजल डायमेंशन को मेंटेन रखना है, यानी कि अगर बिफोर इरेडिएशन ट्रीटमेंट आपकी जो माउथ ओपनिंग है वो 40 सेंटीमीटर्स की थी, जो कि यूजुअली आपके 40 mm की थी, तो उसके अंदर मोस्टली क्या होता है कि आपकी 4 जो फिंगर्स हैं वो कम्प्लीटली मुंह के अंदर घुस रही होती हैं। तो उस तरीके से पेशेंट को गाइड करना है कि आपने अपनी इसको ओपनिंग को, माउथ ओपनिंग को इवेलुएट करना है, ताकि अगर किसी किस्म की भी माउथ ओपनिंग के अंदर कमी आए तो आप उसकी ट्रीटमेंट ले सकें, जिसके अंदर अगेन उसकी फिजियोथेरेपीज होंगी, और एक अभी इंस्ट्रूमेंट के नीचे नाम लिखा होगा थेराबाइट, जिससे माउथ ओपनिंग को इस्टेब्लिश करवाया जाता है, ठीक है। फिर इसके अलावा कहते हैं पेशेंट को वीकली वेट किया जाएगा जस्ट टू सी कि उसका एडिक्वेट न्यूट्रिशनल इंटेक है कि नहीं है, क्योंकि हमें पता है विद द कम्बिनेशन ऑफ म्यूकोसाइटिस और जीरोस्टोमिया जो ओरल इंटेक है वो काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है, जिसकी वजह से मेल न्यूट्रिशन होगी, और फर्दर मेल न्यूट्रिशन से क्या होगा कि जो आपकी हीलिंग वैसे ही ख़राब थी और डिलेड हो जाएगी, ठीक है। वैसे ही हीलिंग स्लो हो रही है, लेकिन हीलिंग और डिले हो जाएगी क्योंकि न्यूट्रिशनल इंटेक जो है वो कंप्लीट सही नहीं है, ठीक है। और कहते हैं ज़रूरत पड़ने पे पेशेंट को नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब से भी फीड किया जाएगा। अच्छा जी, फर्दर आते हैं नीचे, तो कहते हैं कि ड्यूरिंग फॉलोइंग द रेडिएशन ट्रीटमेंट, उसके बाद भी पेशेंट को डेंटिस्ट को विजिट करना चाहिए एवरी 3 to 4 मंथ, जिसके अंदर अगेन पेशेंट की प्रोफाइलेक्सिस वगैरह की जाएगी, ट्रॉपिकल फ्लोराइड अप्लाई किया जाएगा, कस्टम ट्रे के ऊपर फ्लोराइड अप्लाई किया जाएगा, पेशेंट को फ्लोराइड रिंसेस के बारे में बताया जाएगा, 1% फ्लोराइड रिंसेस फॉर 5 मिनट्स ईच डे जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू डिक्रीज द चांसेस ऑफ रेडिएशन केरी, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट है। और ये जो मैंने अभी आपको बताया कि किसी किस्म की भी कोई माउथ ओपनिंग में कमी आती है तो परफॉर्म माउथ ओपनिंग एक्सरसाइजेस, और अगर ज़्यादा कमी आने लग जाए तो उसके लिए जॉ एक्सरसाइजिंग एप्लीकेशन जो कि थेराबाइट होती है वो यूज़ की जाती है, जिससे माउथ ओपनिंग को इस्टेब्लिश करवाया जाता है, ठीक है। अच्छा, ये तो सारी बातें हो गई है किस तरीके से आपने डेंटिशन को मेंटेन करना है बिफोर और आफ्टर द रेडिएशन ट्रीटमेंट, जिसके अंदर मेनली हमने ओरल हाइजीन के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस दिया हुआ है कि कोई इशू हो ही ना। लेकिन अब बात करते हैं क्या क्या इशूज हो रहे होते हैं। अच्छा, फर्दर कहते हैं कि मेथड ऑफ परफॉर्मिंग प्री रेडिएशन एक्सट्रैक्शन। अभी हमने ऊपर बात की थी कि कोई भी ऐसा दांत है जिसके अंदर किसी किस्म का कोई मसला है, क्वेश्चनेबल प्रोग्नोसिस है, उसको एक्सट्रैक्ट करना है। अब हम बात करते हैं किस तरीके से करना है उसको एक्सट्रैक्ट, ठीक है। कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ एट्रोमेटिक एक्सोडोंशिया तो यहाँ पे अप्लाई होंगे ही, यानी कि एज एट्रोमेटिकली एज पॉसिबल आपने एक्सट्रैक्शन करनी है, लेकिन बोन की प्रिजर्वेशन यहाँ पे नहीं हमने करवानी। यूजुअली क्या होता है कि आप दांत को एक्सट्रैक्ट करते हैं, वहीं पे बोन को आप कंप्रेस करते हैं और सारे टिश्यू को खुद ही से हील होने के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमने दांत की एक्सट्रैक्शन के साथ साथ एल्वियोलर प्रोसेस के काफ़ी सारे हिस्से को भी रिमूव करना है, और ऊपर से प्राइमरी सॉफ्ट टिश्यू क्लोजर होने के लिए उसको छोड़ देना है, ठीक है। क्योंकि रेडियोथेरेपी के अंदर क्या होता है कि जो भी ये आपके एल्वियोलर प्रोसेसेस होते हैं, ये शार्प एरियाज होते हैं और ये खुद ही से रिजॉल्व नहीं होंगे, खुद ही से रीमॉडल नहीं होंगे। तो और हमारे पास टाइम भी कम है, क्योंकि हमने एक्सट्रैक्शन करने के बाद रेडियोथेरेपी के अंदर जाना है, तो हमारे पास कम टाइम होता है कि सारी आपकी हीलिंग वगैरह जो है वो इस्टेब्लिश हो सके। तो इस केस के अंदर हमने क्या करना है कि हमने जो भी शार्प एरियाज ऑफ बोन है उनको
साथ ही दांत के रिमूव कर देना है। दांत रिमूव करना है और एल्वियोलर प्रोसेसेस के बक्कल और लिंगुअल एरियाज को भी हमने रिमूव करना है। फर्दर कहते हैं आपने बोन्स एंड फाइल्स वगैरह, बर्ड्स और फाइल्स वगैरह यूज़ करनी है कि कोई भी बोनी एजेस वगैरह जो कि रह गए हुए हैं उनको आपने स्मूथ करना है, क्योंकि अगर कोई भी शार्प एरियाज होंगे उनसे अल्सरेशन होगी और अल्सरेशन से अल्टीमेटली हमारा बोन एक्सपोजर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सट्रैक्शन का तरीका जो फॉलो किया जाएगा वो फॉलो किया जाएगा फ्लैप रिफ्लेक्शन का, यानी कि फ्लैप उठाया जाएगा। फ्लैप उठाने के साथ साथ क्या होगा, जनरस अमाउंट ऑफ बोन और टीथ को साथ रिमूव किया जाएगा और फिर इन फ्लैप्स को क्या कर दिया जाएगा, फ्लैप्स को वापस से स्विचर कर दिया जाएगा। ठीक है, म्यूकोपेरियोस्टल फ्लैप्स जो हैं उनको स्विचर कर दिया जाएगा ताकि जो भी हीलिंग वगैरह है वो आपकी रैपिडली यहाँ पे हो सके। साथ साथ हमने प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स भी पेशेंट को प्रिस्क्राइब करनी है कि उन एरियाज में किसी किस्म की इन्फेक्शन ना हो और क्विक हमारी जो है वो हीलिंग हो। अच्छा जी, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, इंटरवल बिटवीन प्री रेडिएशन एक्सट्रैक्शन एंड बिगनिंग ऑफ रेडियोथेरेपी, कितना टाइम देना चाहिए। कहते हैं इसका कोई एज सच कोई इतना स्पेसिफिक आंसर नहीं है, क्योंकि रेडियोथेरेपी स्टार्ट करवाना जल्दी भी ज़रूरी है टू स्टॉप दी मैलिग्नेंसी, लेकिन हमें इतना टाइम भी देना है कि आपकी हीलिंग के बाद वाला जो सॉकेट है वो थोड़ा क्या हो सके, बंद हो सके। सॉफ्ट टिश्यू कहते हैं ऊपर से यूजली क्लोज हो जाता है विद इन दी 7 to 14 डेज, तो इतना तो मिनिमम टाइम देना ही चाहिए बिटवीन एक्सट्रैक्शन एंड रेडियोथेरेपी। लेकिन जो आइडियल टाइम होता है जिसके अंदर ज़्यादा आपकी हीलिंग हो जाती है आफ्टर एक्सट्रैक्शन वो 3 वीक्स है। तो अगर तो इतना टाइम दिया जा सकता है तो 3 वीक्स दिए जाए, मिनिमम 7 to 14 डेज दिए जाए बिटवीन एक्सट्रैक्शन और रेडियोथेरेपी। इस टाइम के बाद जो आपकी रेडियोथेरेपी जो है वो स्टार्ट करवाई जाए। ठीक है, अच्छा जी, फिर आता है रिमूवल ऑफ इम्पैक्टेड थर्ड मोलर बिफोर रेडियोथेरेपी। तो कहते हैं अगर कोई भी ऐसा थर्ड मोलर है जो कि पार्शली इरप्टेड है, ठीक है, तो उसको तो बेहतर है कि एक्सट्रैक्ट कर दिया जाए, क्योंकि अगर कोई पार्शली इरप्टेड मोलर है तो चांसेस हैं कि वो अपने सेकेंड मोलर के सराउंडिंग में कोई इन्फेक्शन करवा सकता है या उसके ऊपर जो है अपना पेरिकोरोनल इन्फेक्शन जो है वो हो सकता है, तो उसको तो एक्सट्रैक्ट कर दिया जाए बिफोर रेडियोथेरेपी। लेकिन अगर कोई ऐसा मोलर है जो कि टोटली इम्पेक्टेड है उसको वहीं पे रहने दिया जाए, उसको एक्सट्रैक्शन करने की ज़रूरत नहीं होती। पार्शली को है, टोटली इम्पेक्टेड को नहीं करने की ज़रूरत। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेथड्स ऑफ मैनेजिंग केरियस टीथ आफ्टर रेडियोथेरेपी। अब रेडियोथेरेपी हो गई है, अब जौन से दांतों को केरीज होंगी उनको किस तरीके से मैनेज करना है। कहते हैं फ्रीक्वेंट विजिट्स होंगे डेंटिस्ट को ताकि इमीडिएटली कैच किया जाए कि जौन सी भी पोस्ट थेरेपी केरीज डेवलप हो रही हैं और उनको उसी टाइम पे रिस्टोर कर दिया जाए। कॉम्पोजिट से करें या अमेलगम से करें। ठीक है, फुल क्राउन्स जो हैं कहते हैं वो रिकमेंडेड नहीं होते इस तरह के दांतों पे देना, क्योंकि फुल क्राउन्स के नीचे अगर जो कोई रिकरेंट केरीज होना शुरू हो रही होती हैं उनको रेडियोग्राफ पे कैच करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इन केसेस के अंदर आपने उनको फिलिंग करनी है, क्राउन्स नहीं देने। उसके अलावा ओरल हाइजीन मेजर्स वही रहेंगी कि आपने फ्लोराइड एप्लीकेशन करवानी है ताकि रेडिएशन केरीज को रोका जाए। उसके अलावा कहते हैं कि अगर कोई भी नेक्रोटिक पल्प है तो वहाँ पे आपने एंडोडोंटिक इंटरवेंशन इनके आरसीटी वगैरह करनी है विद सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स। लेकिन कहते हैं फ्रीक्वेंटली रूट कनाल ट्रीटमेंट जो है यहाँ पे मुश्किल हो जाती हैं, क्योंकि प्रोग्रेसिव सेक्लोरोसिस शुरू हो जाता है पल्प चैम्बर का इन इरेडिएटेड टीथ। या ये एक बड़ा पॉइंट आ गया, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि जिन दांतों के अक्रॉस रेडिएशन हो रही होती है उनमें एक और चेंज आ रहा होता है, वो ये आ रहा होता है कि उनके पल्प की भी सेक्लोरोसिस होने लग जाती है। वजह जो है वो क्लियर ही है, क्योंकि वहाँ की वेसल्स पल्प की खत्म हो जाएंगी। जब वेसल्स खत्म हो जाएंगी तो अंदर से एक डेड टिश्यू रह जाएगा जो कि सेक्लोरोज होने लग जाएगा, तो यहाँ पे रूट कनाल ट्रीटमेंट भी मुश्किल हो जाती है। तो इस तरह के दांतों में एक और यहाँ पे हमें ट्रीटमेंट देते हैं, वो कहते हैं एम्पुटेशन कर दी जाए दांतों की, यानी कि दांतों को काट दिया जाए ऊपर, उस केस के अंदर जहाँ पे नेक्रोटिक पल्प हो जाए और इशू आने लगे तो दांत को ऊपर से क्राउन को एम्पुटेट कर दिया जाए और जिंजाइवा के नीचे जितनी भी रूट है उसको रहने दिया जाए, ताकि हम एक्सट्रैक्शन को एटलीस्ट अवॉइड करें, क्योंकि एक्सट्रैक्शन लास्ट रिजोर्ट होना चाहिए हमारा। ठीक है, और अब बात करते हैं उस लास्ट रिजोर्ट की कि अगर आफ्टर रेडियोथेरेपी एक टूथ एक्सट्रैक्शन करनी पड़ जाए, एक तो ये बहुत ही कहते हैं बहुत डिफिकल्ट केस बन जाता है, वो ऑस्टियोरेडियो नेक्रोसिस वाले सारे हमने मसले पढ़ लिए हैं, मोस्ट अनडिजायरेबल ये एक्सट्रैक्शन होती है, लेकिन अगर करनी पड़ जाए तो किस तरीके से करवाई जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक टर्म हमारे पास आ जाती है, एक बल्कि थेरेपी आ जाती है जिसको हम कहते हैं हाइपरबैरिक ऑक्सीजन। हाइपरबैरिक ऑक्सीजन जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन होती है ऑक्सीजन की अंडर प्रेशर, और इसके अंदर क्या होता है, ये स्पेशल चैम्बर्स बनाए हुए होते हैं जिन चैम्बर्स के अंदर प्रेशर को रिड्यूस किया जाता है और प्रेशर को रिड्यूस करके एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिड्यूस करके पेशेंट को ऑक्सीजन दी जाती है। इस ऑक्सीजन की मदद से क्या होता है कि लोकल टिश्यूज़ के अंदर ऑक्सीजनेशन जाती है और वहाँ पे वेस्कुलर इनग्रोथ बढ़ती है, स्पेशली उन टिश्यूज़ के अंदर जो कि हाइपोक्सिक होते हैं।
और हमें पता है कौन से टिश्यूज हमारे इन केसेस के अंदर हाइपोक्सिक हो रहे होते हैं, हमारे बोन के टिश्यूज हमारे हाइपोक्सिक हो रहे होते हैं क्योंकि वहाँ की वेस्कुलेचर जो है वो ड्यूरिंग रेडियोथेरेपी डिस्ट्रॉय हो रही होती है। ठीक है, तो जब हाइपर बेरिक ऑक्सीजन थेरेपी पेशेंट को दी जाएगी बिफोर एंड आफ्टर टूथ एक्सट्रैक्शन, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो इसके ये बोन के टिश्यूज जो कि जिनकी वेस्कुलेचर खत्म हो रही थी वहाँ पे वेस्कुलर इनग्रोथ होगी। ठीक है, तो अगर तो आपने एक्सट्रैक्शन करनी है इन पेशेंट्स में, तो आपने पेशेंट को तकरीबन 20 to 30 हाइपरबेरिक ऑक्सीजन डाइव्स देनी है बिफोर एक्सट्रैक्शन और 10 मोर डाइव्स देनी है इमीडिएटली आफ्टर दी एक्सट्रैक्शन। और हर ये जो डाइव्स हैं ये एक दिन में एक दी जाती है, यानी कि एक दिन में एक दफ़ा पेशेंट उस चैम्बर के अंदर जाएगा, बैठेगा, उसको वो ऑक्सीजन सप्लाई की जाएगी, वो बाहर आ जाएगा, फिर नेक्स्ट डे दोबारा जाएगा। तो यानी कि इससे बात ये होती है, हमें पता लगती है कि एटलीस्ट 4 to 6 वीक्स लगेंगे पेशेंट को अपनी वो 20 to 30 डाइव्स पूरी करने के लिए। उन 4 to 6 वीक्स के बाद पेशेंट की एक्सट्रैक्शन की जाएगी और फर्दर एक्सट्रैक्शन के बाद दोबारा से पेशेंट को 2 वीक्स की वो हाइपरबेरिक ऑक्सीजन लेनी होगी। ठीक है, साथ साथ एक्सट्रैक्शन के बाद अगर एक्सट्रैक्शन करते हैं उसकी, तो आप, और उससे पहले भी आपने उसको प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स देनी है। ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि इंसिडेंस ऑफ ऑस्टियो रेडियोनेक्रोसिस को रिड्यूस किया जाए। और जो कि देखा गया है कि अगर पेशेंट ये सारी हाइपरबेरिक ऑक्सीजन वगैरह ले तो 30% चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं ऑस्टियो रेडियोनेक्रोसिस के। ठीक है, तो अगर एक्सट्रैक्शन करनी है तो वो इस ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल के साथ करनी है। अच्छा जी, इसके बाद आता है डेंचर वेयर इन पोस्ट इरेडिएशन ईडेंचरलेस पेशेंट। अब इसमें दो तरह के पेशेंट्स हैं, कहते हैं वो पेशेंट्स जो कि पहले ही ईडेंचरलेस थे उनके लिए तो डेंचर वेयरिंग इतनी मुश्किल नहीं होती आफ्टर रेडियोथेरेपी, लेकिन वो पेशेंट्स जो कि अभी अभी ईडेंचरलेस बने होते हैं जस्ट फॉर दी रेडियोथेरेपी, जो कि हमने दांत एक्सट्रैक्ट किए हैं, जिनका इतना अच्छा प्रोग्नोसिस नहीं था रेडिएशन से पहले, उनको डेंचर पहनना काफ़ी मुश्किल लगता है इन केसेस के अंदर। और डेंचर वेयरिंग की वजह से समटाइम्स जो माइनर इरिटेशन म्यूकोजा भी होती है वो अल्सरेशन के अंदर बदल जाती है। तो इसमें क्या होता है, कहते हैं आपको पेशेंट को फ्रीक्वेंटली डेंटिस्ट को विजिट करना होता है, या कोई भी डेंचर का ऐसा स्पॉट जो कि म्यूकोजा को इरिटेट कर रहा है उसको आपने स्मूथ करना होता है। फर्दर पेशेंट को सॉफ्ट डेंचर लाइनर्स प्रोवाइड करने होते हैं कि जो कि इसके किसके नीचे लगाए, अपने डेंचर के नीचे लगाए कि म्यूकोजा उसका इरिटेट ना हो, जिसके अंदर उन्होंने सिलिकॉन सॉफ्ट लाइनर के बारे में कहा है कि काफ़ी अच्छा है कि अगर डेंचर के नीचे अप्लाई कर दिया जाए तो उसका जो म्यूकोजा है वो इरिटेट नहीं होगा। फर्दर कहते हैं फ्रीक्वेंट एडजस्टमेंट की जाए कि कोई भी किसी किस्म का कुछ सोर और स्पॉट डेवलप होने से पहले ही, म्यूकोजल ब्रेकडाउन होने से पहले ही उस डेंचर को रीडिज़ाइन कर लिया जाए। ठीक हो गया। अच्छा, कहते हैं आइडियली इन पेशेंट के लिए ये है कि उसको ऐसे डेंचर्स बना के दिए जाएँ जो कि इम्प्लांट के ऊपर बैठे, डेंटल इम्प्लांट के ऊपर बैठे रेदर देन ओरल म्यूकोजा, ताकि ओरल म्यूकोजा के ऊपर वो बैठे ही ना, ओरल म्यूकोजा का ब्रेक हो ही ना, इम्प्लांट के ऊपर डेंचर बना के दिए जाएँ। अब इससे अगेन एक मसला क्रिएट होता है, क्या ऐसा पेशेंट जिसके अंदर ये रेडिएशन थेरेपी चल रही है उसको इम्प्लांट दिए जा सकते हैं कि नहीं दिए जा सकते, और अगर दिए जा सकते हैं तो किन किन केसेस के अंदर दिए जा सकते हैं। ठीक है, अब इस टॉपिक के अंदर यहाँ पे ये डिस्कस करते हैं, कहते हैं यूज़ ऑफ डेंटल इम्प्लांट्स इन इरेडिएटेड पेशेंट्स। तो इसके अंदर कहते हैं इम्प्लांट वैसे तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं इन केसेस के अंदर, क्योंकि म्यूकोजा के ऊपर डेंचर देना, अपने दांतों की रिहेबिलिटेशन करवाना रिमेनिंग म्यूकोजा को देखते हुए, फ्लेंजिस को देखते हुए बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो अब बात यह है कि कितने केसेस जो हैं इम्प्लांट के वो इसके अंदर सक्सेसफुल रहते हैं। तो इसमें बात ये आती है, कहते हैं अगर तो रेडिएशन डोज कम है, ठीक है, रेडिएशन डोज रिड्यूस्ड है, रेडिएशन एरिया आपका स्पेसिफिक है, तो उस केस के अंदर आपको इम्प्लांट्स जो हैं वो दिए जा सकते हैं और इम्प्लांट जो है वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। कितना इम्प्लांट सक्सेसफुल होगा, कहते हैं वो डिपेंड कर रहा होता है कि किस टाइप की रेडिएशन थेरेपी है, कितनी डोज है, कौन सी साइट है रेडिएशन की, और कितना टाइम गुजर गया हुआ है बिटवीन दी रेडिएशन थेरेपी और अब इम्प्लांट लगने में। ठीक है, ये बात हो गई। अब इन्हीं सारी बातों को देखते हुए और एक और बात, जिस बोन के अंदर इम्प्लांट दिया जा रहा है वो बोन कैसी है, वो बोन आपकी वो वाली होस्ट बोन है जिसके ऊपर रेडिएशन थेरेपी आई थी, या वो बोन ग्राफ्ट है जिसके ऊपर रेडिएशन आई थी, या ऐसी बोन है जो कि रेडिएशन थेरेपी के बाद ट्रांसप्लांट की गई है इनटू द साइट, यानी कि बोन का ट्रांसप्लांट, बोन ग्राफ्ट लगाया है आफ्टर रेडिएशन थेरेपी और उस बोन के ऊपर से किसी किस्म का कोई रेडिएशन थेरेपी नहीं गुजरी। इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि आपका कैसा रिजल्ट आता है आपके डेंटल इम्प्लांट का। ठीक है, अभी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि डिपिक्ट कर रहे होते हैं कि आपका इम्प्लांट सक्सेसफुल होगा कि फेलियर होगा। कहते हैं द मोर द रेडिएशन डिलीवर्ड द हायर द फेलियर रेट ऑफ एंडोशियस इम्प्लांट। जितनी ज़्यादा रेडिएशन थेरेपी होगी इम्प्लांट के फेल होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। द लॉन्गर द टाइम बिटवीन रेडिएशन ट्रीटमेंट एंड इम्प्लांट द हायर द फेलियर रेट, यानी कि रेडिएशन थेरेपी के फौरी बाद जो है इम्प्लांट करना बेहतर है,
एज कम्पेयर टू ज़्यादा अरसे वेट किया जाए। जितना अरसा वेट करेंगे उतने अरसे में बोन की वेस्कुलेचर और ख़राब होती चली जाएगी, और वेस्कुलेचर और ख़राब होती चली जाएगी तो फेलियर रेट बढ़ता चला जाएगा इम्प्लांट का। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर कहते हैं इम्प्लांट फेल होना होता है तो वो अर्ली ही फेल हो जाता है ड्यू टू फेलियर ऑफ ऑस्टियो इंटीग्रेशन। ऐसा नहीं है कि प्रोस्थेसिस बनने के बाद फेलियर आएगा, क्योंकि अगर फेल होना होगा तो वो अर्ली ही फेल हो जाएगा, क्योंकि उसकी ऑस्टियो इंटीग्रेशन ही नहीं होगी। फर्दर कम्बिनेशन ऑफ रेडिएशन और कीमोथेरेपी है तो उस केस के अंदर तो इम्प्लांट बिल्कुल नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो एक नेगेटिव इफेक्ट होता है फॉर दी आउटकम ऑफ ऑस्टियो रेडियोनेक्रोसिस। फर्दर मैग्जिला के अंदर ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आता है एज इम्प्लांट का, और उसके अंदर ज़्यादा सक्सेसफुल इम्प्लांट्स होते हैं एज कम्पेयर टू मैंडिबल के अंदर। शॉर्टर इम्प्लांट्स नहीं होने चाहिए, लॉन्गर इम्प्लांट्स होने चाहिए, और एचबीओ ट्रीटमेंट में और मे नॉट रिड्यूस दी इम्प्लांट फेलियर। तो इसके अंदर उन्होंने नीचे दोनों बातें की हैं कि कुछ पेशेंट्स के अंदर एचबीओ दे के भी देखा और कुछ के अंदर नहीं भी देखे देखा, तो एज सच को इतना अफेक्ट नहीं है। रेडिएशन डोज की बात यहाँ पे कर देते हैं, जो कि हमारे लिए एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है कि 4500 रेडिएशन डोज या 45 गैरी की अगर से लेस की अगर आपकी रेडिएशन थेरेपी है तो आपके जो इम्प्लांट्स हैं वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। लेकिन अगर इससे डोज आपकी बढ़ जाती है तो आपके इम्प्लांट्स का जो फेलियर है वो बढ़ जाता है। फर्दर कहते हैं कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर ऑस्टियो इंटीग्रेशन वो इन केसेस के अंदर बढ़ जाता है। नॉर्मली विद इन 4 मंथ्स जो है आप आफ्टर 4 मंथ्स टू 6 मंथ्स जो है हम क्या कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं अपने दांतों को प्रोस्थेसिस को ओवर दी इम्प्लांट। लेकिन वो पेशेंट जो कि रेडियोथेरेपी के बाद इम्प्लांट करवा रहा है उसको वेट करना होगा एटलीस्ट 6 मंथ्स फॉर दी लोडिंग ऑफ इम्प्लांट्स, क्योंकि यहाँ पे ऑस्टियो इंटीग्रेशन को ज़्यादा टाइम जो है वो लग रहा होगा। ठीक है। लास्ट में आती है बात मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट हु हैव ऑस्टियो रेडियोनेक्रोसिस। अब सारे केयर करने के बाद भी पेशेंट को ऑस्टियो रेडियोनेक्रोसिस हो गई, अब क्या करना है? कहते हैं मोस्ट म्यूकोजल ब्रेकडाउन और सब्सिक्वेंट ऑस्टियो रेडियोनेक्रोसिस अकर इन मैंडिबल। ये मैंने बात आपको बता दी है। और कब होगी? जब रेडिएशन जो है वो 6500 रेडिएशन डोजेस से या 65 गैरी से बढ़ जाएगी। ठीक है। जब इतनी ज़्यादा रेडिएशन होगी तो चांसेस हैं कि ऑस्टियो रेडियोनेक्रोसिस हो ही हो। ठीक हो गया। लेकिन अगर डोजेज जो है 5000 से कम होंगी, जैसे मैंने भी आपको ऊपर बताया और यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया हुआ कि 4800 से कम होंगी, तो चांसेस हैं कि ऑस्टियो रेडियोनेक्रोसिस ना हो। ये होता है तो मसला क्या आता है? कहते हैं एक तो स्वेयर पेन होगी, डिस्कम्फर्ट होगा, पेशेंट को प्रोस्थेसिस पहनना मुश्किल है, उसके अलावा कोई भी इनटेक करना फूड का वो मुश्किल हो जाता है। इसको किस तरीके से आपने इम्प्रूव करवाना है? कहते हैं फ्रीक्वेंट इरीगेशन आपने करनी है उन एरियाज़ की, ताकि जो भी नेक्रोटिक डिब्रिस क्रिएट हो रहा है, जो भी बोन ब्रेकडाउन हो रही होगी वो सारी मुंह में ही पड़ी हुई होगी। ठीक है। तो उसको फ्रीक्वेंटली आपने इरीगेट करवाना है ताकि वो नेक्रोटिक डिब्रिस वगैरह जो सारा रिमूव होता चला जाए। साथ साथ कहते हैं सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स इतनी यूजफुल यहाँ पे नहीं होती, क्योंकि सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स इसलिए यहाँ पे यूजफुल नहीं है क्योंकि वो जो वूंड है वो हाइपोक्सिक है, वहाँ पे ब्लड वेसल्स हैं ही नहीं। जब ब्लड वेसल्स नहीं है तो सिस्टेमिकली वो एंटीबायोटिक वहाँ तक पहुँचेगी कैसे? ठीक है, बात समझ आ रही है कि ब्लड वेसल्स के थ्रू ही एंटीबायोटिक किसी एक स्पॉट पे पहुंचती है ना, लेकिन वहाँ पे ब्लड वेसल्स ही नहीं है, तो सिस्टेमिकली अगर आप एंटीबायोटिक ले भी लेते हैं तो वो उस पॉइंट तक जाती ही नहीं है जहाँ पे ऑस्टियो रेडियोनेक्रोसिस वाला मसला चल रहा होता है। ठीक है। तो उस केस में तो ये हेल्पफुल नहीं है कि सिर्फ ऑस्टियो रेडियोनेक्रोसिस हो रही है, क्योंकि ऑस्टियो रेडियोनेक्रोसिस जो है वो आपका हीलिंग का इशू है, आपका कोई इन्फेक्शन का इशू नहीं है। लेकिन अगर उस इन्फेक्शन के लेकिन अगर उस हीलिंग के इशू के ऊपर कोई एक्यूट सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है तो उस केस के अंदर जो है एंटीबायोटिक्स जो है वो यूज़ की जाएंगी, लोकली भी की जाएंगी और सिस्टेमिकली भी की जाएंगी, क्योंकि खाली सिस्टेमिक का यहाँ पे ऐसा कोई फायदा नहीं होगा। फर्दर कहते हैं कोई भी लूज सिक्वेस्ट्रा है उसको रिमूव किया जाएगा। सिक्वेस्ट्रा क्या होता है? यानी कि बोन का एक आइलैंड, बोन का एक पोर्शन जो कि अपनी बाकी बोन से क्या हो चुका हुआ है, डिटैच हो चुका हुआ है, क्योंकि उसकी सारी सराउंडिंग की बोन जो है वो रिजॉल्व हो गई है। तो कोई एक लूज सा बोन का पार्ट होगा तो उसको रिमूव किया जाएगा, लेकिन उसके ऊपर सॉफ्ट टिश्यू की क्लोजर आप नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी कहते हैं अगर कोई सॉफ्ट टिश्यू का एरिया है तो वो तो खुद ही हील हो जाएगा विद टाइम। ठीक है। अब बात करते हैं उन वुंड्स की जो कि एक्सटेंसिव एरियाज ऑफ ऑस्टियो रेडियोनेक्रोसिस को कवर कर रहे हैं। उनके अंदर क्या करना है? उन नॉन हीलिंग वुंड्स की हमने करनी है सर्जिकल इंटरवेंशन, यानी कि वो सारी बोन का हिस्सा जो कि अब बहुत ही बुरे तरीके से एक्सपोज हो चुका हुआ है, जैसे अभी हमने ऊपर एक पिक्चर देखी थी, उस केस के अंदर हम करते हैं रिसेक्शन ऑफ द एक्सपोज बोन एंड मार्जिन ऑफ द अनएक्सपोज बोन, यानी कि सारी बोन को वहाँ से रिमूव कर दिया जाए और थोड़ी सी जो आपकी अनएक्सपोज बोन है उसको भी वहाँ से रिमूव कर दिया जाए। फर्दर एचबीओ थेरेपी यहाँ पे दी भी जा सकती है और नहीं भी दी जा सकती है अलॉन्ग विद दिस सर्जिकल इंटरवेंशन।
बोन रिमूव होने के बाद क्या करना है, बोन रिमूव होने के बाद उसकी हमने रिकंस्ट्रक्शन करवानी है विद द बोन ग्राफ्ट, ठीक है। और जिसके अंदर कहा उन्होंने फ्री माइक्रोवेस्कुलर ग्राफ्टिंग भी करवा सकते हैं, जो कि अपनी ब्लड सप्लाई सारी खुद लेके आती है। तो ये इस तरह की जो ग्राफ्टिंग है काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ पे हमारा ब्लड सप्लाई ही एक मोस्ट कॉम्प्रोमाइज्ड इशू है, तो वो यहाँ पे हमारा जो है वो थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा होता है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि किस तरीके से आपने ऑस्टियोरेडियोनेक्रोसिस को मैनेज करना है। पहले तो पेन को मैनेज करने की बात की हमने, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इन्फेक्शन को मैनेज करने की बात की, और फिर हमने बात की कि अगर सिक्वेस्ट्रा है उसको रिमूव किया, और अगर कोई बहुत बड़े नॉन हीलिंग वुंड्स हैं तो उस पूरी बोन को रिमूव किया जो कि ऑस्टियोरेडियोनेक्रोसिस में मुब्तला थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है रेडियोथेरेपी से रिलेटेड सारे इश्यूज, और ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन था हमारे अभी तक इस चैप्टर का। अब नेक्स्ट आती है डेंटल मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट रिसीविंग सिस्टेमिक कीमोथेरेपी फॉर मैलिग्नेंट डिजीज। वही मैलिग्नेंट डिजीज है, लेकिन इसको सिस्टेमिक कीमोथेरेपी से जब ट्रीट किया जाता है तो हमारे डेंटल इश्यूज कहाँ से क्रिएट हो सकते हैं। अच्छा, अब एक पॉइंट जो इसके अंदर काफ़ी ज़रूरी है देखने वाला, वो ये है कि रेडियोथेरेपी में तो अगर सिर्फ हेड एंड नेक के सेक्शन के किसी मैलिग्नेंट इशू की रेडियोथेरेपी हो रही थी तो हमारे ये डेंटल इश्यूज जो थे ये सारे अफेक्ट हो रहे थे, ठीक है। क्योंकि रेडियोथेरेपी का जो एक तो उसकी इंटेंसिटी भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है, और दूसरा वो लोकलाइज्ड होती है, तो लोकलाइज्ड मसला ही करवा रही होती है। लेकिन कीमोथेरेपी के केस के अंदर, सिस्टेमिक कीमोथेरेपी के अंदर आपके टारगेट तो न्यूप्लास्टिक सेल्स को ही किया जा रहा होगा, और बिल्कुल वैसे ही किया जा रहा होगा कि आपके जौन से भी सेल्स जिनका रैपिड टर्नओवर रेट है उनको टारगेट किया जाए, और उनकी सेल डिवीजन को रोका जाए, यानी कि उनकी ग्रोथ को रोका जाए और उनको डिस्ट्रॉय करवाया जाए। मोटिव तो यहाँ पे भी वही है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जिस टारगेट टिश्यू, बेशक वो ओरल हेड एंड नेक रिलेटेड नहीं है, वो सिस्टेमिकली कहीं पे भी प्रेजेंट है, तो भी इसके अंदर आपको ओरल टिश्यूज़ के अंदर जो है वो चेंजेस नज़र आएंगे जिनको आपने मैनेज करना है। लेकिन इसके अंदर अच्छी बात यह है कि ये जो चेंजेस हैं ये उतने इंटेंस नहीं होते जितने हमें रेडियोथेरेपी के अंदर अभी हमने ऊपर सारे पढ़े हैं और देखे हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं यहाँ पे, कहते हैं अभी काम कीमोथेरेपी का भी यही है कि कीमोथेरेपेटिक एजेंट से रिटार्ड करवाया जाए डिवीजन ऑफ रैपिडली प्रोलिफरेटिंग सेल्स को, या उनको डिस्ट्रॉय कराया जाए सच एज ट्यूमर सेल्स, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसके साथ साथ क्या होगा कि आपके वही नॉर्मल होस्ट सेल्स जो हैं वो भी डिस्ट्रॉय होने लग जाएंगे, जिनका हाई माइटोटिक इंडेक्स है, जिसके अंदर आपके कहते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का एपिथेलियम आ जाएगा, यानी कि ओरल कैविटी का एपिथेलियम आ जाएगा, और आपके सेल्स ऑफ बोन मैरो आ जाएंगे, यानी कि जो आपके ब्लड सेल्स होते हैं मेनली वो आ जाएंगे, ठीक है। तो कॉमन साइड इफेक्ट्स जो इसके अंदर भी देखे जाएंगे वो ऑल्टर्ड टेस्ट सेंसेशन है, जीरोस्टोमिया है और म्यूकोसाइटिस है, लेकिन उस एक्सटेंट का नहीं है जितना रेडियोथेरेपी की एक्सटेंट के अंदर ये सारी सिवियरिटीज़ देखी जा रही होती हैं। अच्छा जी, अब एक एक करके इनके इफेक्ट्स पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है इफेक्ट ऑन ओरल मिकोजा। तो इफेक्ट ऑन ओरल मिकोजा ये होगा कि कहते हैं कि एक तो आपका नॉर्मल टर्नओवर रेट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स जो हैं वो ज़रूरी नहीं है कि आपके सारे इन हाई टर्नओवर वाले सेल्स को किल ही करते हों, ये उनकी ग्रोथ को रिड्यूस स्टॉप भी कर सकते हैं, रिड्यूस भी करवा सकते हैं। तो अगर टर्नओवर रेट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा तो उससे क्या होगा कि हमारी जो नॉर्मल एपिथेलियम होगी उसकी थिनिंग होने लग जाएगी, ठीक है। जब उसकी थिनिंग होने लग जाएगी तो वो उसकी अल्सरेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। फर्दर वो एरियाज जो है फिर पेनफुल भी होने लग जाएंगे, और एरिथेमेटस यानी कि रेडनेस भी उन एरियाज के अंदर आने लग जाएगी। लेकिन यहाँ पे कहते हैं मोस्टली जो अफेक्ट हो रहा होता है वो आपका कौन सा वाला मिकोजा अफेक्ट हो रहा होता है, आपका अनअटैच्ड मिकोजा यूजली अफेक्ट हो रहा होता है, और जिंजाइवल सर्फेसिस जो है वो लेस इफेक्टिव ही यहाँ पे रहती हैं। ये सारे चेंजेस जो हैं आपको विद इन 1 वीक देखने को मिल जाएंगे जब आप एंटी ट्यूमर एजेंट वगैरह लेना शुरू करते हैं, और ये सारे चेंजेस जो हैं सबसाइड भी हो जाते हैं स्पॉन्टेनियसली विद इन 2 to 3 वीक्स आफ्टर सीजेशन ऑफ एजेंट। और कीमोथेरेपी हमेशा स्टेजेस के अंदर होती है, एक सेशन होता है कीमोथेरेपी का, देन मंथ्स दिए जाते हैं, और फिर उन मंथ्स के बाद दोबारा कीमोथेरेपी का सेकंड सेशन होता है। तो उन ब्रेक्स के अंदर आपका जो ओरल मिकोजा है वो दोबारा नॉर्मल के अंदर चला जाता है, जबकि रेडियोथेरेपी के अंदर ऐसा नहीं हो रहा था। रेडियोथेरेपी के अंदर इवन आफ्टर द सीजेशन ऑफ ट्रीटमेंट भी आपको ओरल मिकोजा के अंदर एक्सटेंसिव चेंजेस देखने को नजर आते थे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑन हिमेटोपोएटिक सिस्टम। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारी कीमोथेरेपी एजेंट के अंदर, इस सिस्टम के ऊपर सबसे ज़्यादा एक तरीके से अफेक्ट पड़ रहा होता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, माइलो सप्रेशन विच मैनिफेस्ट एज लीकोपीनिया, न्यूट्रोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और एनीमिया, यानी कि ये सारे आपके ब्लड सेल्स हैं, इन सब ब्लड सेल्स की
रिडक्शन होने लग जाती है इन एनी फॉर्म ऑफ कैंसर कीमोथेरेपी, ठीक है, क्योंकि कीमोथेरेपी ने मेनली आपके किनको सेल्स को जाके आपके ब्लड सेल्स को जाके अफेक्ट करना है, क्योंकि उनकी प्रोडक्शन रेट जो है वो बहुत रैपिड होता है, ठीक है। तो उसके बाद कहते हैं विद इन 2 वीक्स ऑफ बिगनिंग ऑफ कीमोथेरेपी आपका जो वाइट ब्लड सेल का काउंट है वो फॉल कर जाता है टू एन एक्सट्रीमली लो लेवल, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, मार्जिनल जिंजाइटिस देखने को मिलेगा, माइल्ड इन्फेक्शंस डेवलप हो सकते हैं और स्पॉन्टेनियसली ब्लीडिंग हो सकती है, क्योंकि एनीमिया हो गया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी कि प्लेटलेट्स की कमी आ गई है तो स्पॉन्टेनियसली ब्लीडिंग डेवलप हो सकती है, बाकी वाइट ब्लड की कमी है तो माइल्ड इन्फेक्शंस वगैरह जो हैं वो जिंजाइवा वाले एरिया में स्टार्ट हो सकते हैं, न्यूट्रोपीनिया यानी कि आपके वो क्या कहते हैं, ये जो हमारे ब्लड सेल्स होते हैं वो उनकी कमी हो जाती है, तो उससे क्या होता है आपके क्या होती है, आपको स्वेयर इन्फेक्शन आ सकते हैं। कौन से न्यूट्रोपीनिया, हमारे न्यूट्रोफिल्स जो कि हमारे इन्फेक्शंस को किल करता है, वो वाला जब बैक्टीरिया कम हो जाएगा तो स्वेयर इन्फेक्शन के चांसेस वगैरह यहाँ पे बढ़ जाते हैं। फिर कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ओवर ग्रो करेंगे और जो ओरल फ्लोरा के अंदर ऑलरेडी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं वो जब ओवर ग्रोथ कर जाते हैं, स्पेशली फंगाई वगैरह, तो आपको ओरल इन्फेक्शंस और फंगल इन्फेक्शंस यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी कि आपके प्लेटलेट्स की कमी की वजह से स्पॉन्टेनियसली ब्लीडिंग वगैरह शुरू हो सकती है, ठीक है। ये कॉमनली चेंजेस आते हैं ओरल कैविटी में आपकी ब्लड सेल से रिलेटेड, ठीक है। अब कहते हैं जब भी ये माइलो सप्रेशन होगी तो इससे हमें रिकवरी भी मिल जाती है विद इन 3 वीक्स ऑफ सिजेशन ऑफ द कीमोथेरेपी। तो इसकी अच्छी बात ये है, ऐसे तो ये सारी बुरी बातें हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको रिकवरी मिल रही है आफ्टर द सिजेशन ऑफ कीमोथेरेपी, ठीक हो गया। अच्छा, अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखने का ये है, कहते हैं कि कौन से टाइप ऑफ नियोप्लाज्म को ट्रीट करवाया जा रहा है। अगर तो कोई ब्लड कैंसर को ही ट्रीट करने के लिए कीमोथेरेपी दी जा रही है तो ये सारे जो हमने ऊपर अभी इफेक्ट्स पढ़े हैं ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली शो होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देते हैं कि अगर कोई आप हेमाटोलॉजिकल नियोप्लाज्म की ट्रीटमेंट ले रहे हैं कीमोथेरेपिक एजेंट से, लाइक ल्यूकीमिया, तो उस केस के अंदर जो आपको मेडिसिन दी जाती हैं फॉर न्यूप्लास्टिक एजेंट्स वो डायरेक्टेड ही आपके ब्लड सेल्स पे होती हैं, ठीक है। तो उस केस के अंदर जो चेंजेस आपको मिलेंगे बोन मैरो के अंदर वो ज़्यादा मिलेंगे एज कम्पेयर टू वो कीमोथेरेपेटिक मैनेजमेंट जो कि नॉन मैरो सॉलिड ट्यूमर्स के लिए ली जाती है। उस केस के अंदर भी माइलो सप्रेशन आपको दिखेगी, लेकिन उतनी एक्सटेंसिव नहीं होगी जितनी एक्सटेंसिव किसी ब्लड कैंसर को ट्रीट करने के लिए की जा रही होती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑन ओरल माइक्रो बायोलॉजी। अभी हमने सारा डिस्कस किया ऊपर कि चूंकि आपके वाइट ब्लड सेल्स जो हैं और आपके न्यूट्रोफिल्स वगैरह ये बहुत रिड्यूस हो जाते हैं तो आपका जो माइक्रोफ्लोरा है, नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा है, वो एक तरीके से अनऑल्टर्ड होकर बढ़ने लग जाता है। वैसे तो वो एक नॉर्मल मिकदार में रहता है, लेकिन अगर आपके ये ब्लड सेल्स नहीं होंगे तो उससे क्या होगा, आपको सुपर इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, जो कि सीक्वेले होते इस कैंसर थेरेपी के, कीमोथेरेपी के, जिसकी वजह से अल्टीमेटली डिस्कम्फर्ट और मोर्बिडिटी वगैरह जो है वो हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि इन सिस्टेमिक इन्फेक्शन की वजह से 70% ऑफ द डेथ्स होती है इन पेशेंट्स रिसीविंग कीमोथेरेपी, यानी कि वो जिस कैंसर के मसले की वजह से वो कीमोथेरेपी ले रहे थे, लोगों की डेथ उससे नहीं होती, बल्कि माइलोसप्रेशन की वजह से जो इन्फेक्शंस हो जाते हैं उसकी वजह से डेथ जो है उसके रेट ज़्यादा होते हैं, ठीक है। फर्दर कहते हैं ओरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अगर आपकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर हो जाए तो वो बैक्टीरिया की कंडीशन डेवलप कर देती है, और ये भी काफ़ी ज़्यादा कॉमन होती है उन पेशेंट्स के अंदर जिनके अंदर सिस्टेमिक एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स जो हैं वो नहीं लिए जा रहे होते विद कीमोथेरेपी। तो एक बात आ गई कि हमें सिस्टेमिक एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स लेने हैं डेफिनेटली इन दोज पेशेंट्स जो कि कीमोथेरेपी रिसीव करें, जस्ट टू रिड्यूस द चांस ऑफ इन्फेक्शन, क्योंकि इन्फेक्शन का चांस बढ़ गया हुआ है तो हमने एंटीबायोटिक थेरेपी शुरू करवानी है। फर्दर कैनेडा स्पीशीज जो है कहते हैं वो भी मोस्ट कॉमनली ओवर ग्रो कर जाती हैं। अच्छा, अब बात करते हैं जनरल डेंटल मैनेजमेंट की। तो अभी तक हमने देख लिया हुआ है मोस्ट कॉमन जो इश्यूज आ रहे हैं वो हमें ब्लड रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं जो जिनकी हमें ओरल मैनिफेस्टेशंस यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, ठीक है। अब डेंटल मैनेजमेंट की बात करें तो कहते हैं आपने यहाँ पे डेंटल मैनेजमेंट बिल्कुल वैसे ही करनी है जैसे आपने रेडियोथेरेपी के अंदर डेंटल मैनेजमेंट की थी, कि अगर कोई बहुत ही पुअर प्रोग्नोसिस वाला दांत है आपने उसको निकाल देना है, अगर कहीं पे स्केलिंग होने वाली है तो वो आपने पहले ही कर लेनी है बिफोर द स्टार्ट ऑफ कीमोथेरेपी। ड्यूरिंग कीमोथेरेपी आपने कोशिश करनी है आप किसी किस्म का कोई डेंटल ट्रीटमेंट ना करें, ठीक है, क्योंकि कोई भी डेंटल ट्रीटमेंट होगा तो चांसेस हैं वहाँ पे ब्लीडिंग वगैरह हो, और अगर ब्लीडिंग यहाँ पे शुरू हो गई तो ब्लीडिंग कंटिन्यूड रह जाएगी। कोई भी डेंटल ट्रीटमेंट होगा तो हो सकता है कोई ओपनिंग क्रिएट हो जाए और वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएं, और कीमोथेरेपी के दौरान इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं,
ठीक है। तो ड्यूरिंग कीमोथेरेपी आपने किसी किस्म का भी कोई डेंटल ट्रीटमेंट जो है वो आपने अवॉइड करवाना है। उससे पहले आपने सारी वैसी मैनेजमेंट से करनी है जैसे हमने ऊपर देखी थी कि कोई भी इश्यूज़ हैं हमने उसको प्री ट्रीट कर लेना है, ठीक है, ताकि जो कि बोन मैरो के सप्रेशन वाला ड्यूरेशन है उस टाइम पे किसी किस्म का कोई हमें डेंटल विजिट जो है वो ना करना पड़े, ठीक है। देन अगेन कहते हैं कि ये सिर्फ उस टाइम के लिए केयर है जिस टाइम पे कीमोथेरेपी हो रही है। जब एक दफ़ा कीमोथेरेपी कंप्लीट हो जाए आप दोबारा से जाके अपने डेंटल विजिट्स को रिज्यूम करवा सकते हैं। और 3 वीक्स के अंदर तो हमने वैसे ही पढ़ लिया हुआ है कि आपके सारे ब्लड सेल्स के लेवल जो है वो हमारे नॉर्मल पे आ जाते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर यही है, कहते हैं प्री कीमोथेरेप्यूटिक डेंटल मेजर्स आपने क्या लेनी है, आपने प्रोफाइलेक्सिस करना है, वो फ्लोराइड ट्रीटमेंट करवाना है, स्केलिंग करवानी है, किसी भी अनरेस्टोरेबल टीथ को रिमूव करवाना है, ठीक है। जब कीमोथेरेपी स्टार्ट हो जाए किसी किस्म का कोई डेंटल ट्रीटमेंट आपने नहीं करवाना। अच्छा, फिर पेशेंट से आपने ब्लड सेल काउंट को भी यहाँ पे इवेलुएट करते रहना है। कहते हैं इन जनरल जिन पेशेंट्स का वाइट ब्लड सेल का काउंट जो है वो ग्रेटर और इक्वल देन 2000 मिलीमीटर पर क्यूबिक मीटर हो या जिसके अंदर 20% उसके पोलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स हो। फर्दर प्लेटलेट्स की काउंट पे कहते हैं अगर 50,000 पर मिलीमीटर क्यूबिक वो उसकी अमाउंट रहती है तो उन केसेस के अंदर उसका कोई भी क्या कहते हैं ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जा सकता है आफ्टर कीमोथेरेपी। अगर ये उसकी अमाउंट्स रहती हैं उसके ब्लड सेल्स की तो उसका किसी किस्म का डेंटल ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर इससे कम होगी तो आपने उसका डेंटल ट्रीटमेंट नहीं स्टार्ट करना। प्लस किसी भी डेंटल ट्रीटमेंट से पहले इन पेशेंट्स के अंदर आपने एंटीबायोटिक्स मस्ट देनी है क्योंकि इन्फेक्शन के चांसेस जो हैं वो रहते हैं इन पेशेंट्स में। फर्दर कहते हैं विद इन 3 वीक्स आप कोई भी अगर डेंटल ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आपने एंटीबायोटिक्स देनी होगी कीमोथेरेपी के। और उसके बाद कहते हैं वंस आपका ब्लड सेल काउंट जो है वो इनसे भी नीचे चला जाए तो स्वेयर इन्फेक्शन की और ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा अपने केयर जो है वो एडवाइस करनी है इन ओरल हाइजीन मेंटेनेंस, क्योंकि ओरल हाइजीन इस कंडीशन में मेंटेन करना मुश्किल हो जाती है। इवन एग्रेसिव ब्रशिंग और फ्लॉसिंग से भी आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। तो पेशेंट को आपने कहना है कि आपने फ्लॉसिंग भी अवॉइड करनी है और एक्सट्रीमली सॉफ्ट टूथब्रश यूज़ करना है टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन या ब्रेक इन म्यूकोजा और ब्लीडिंग वगैरह, ठीक हो गया। और इस ड्यूरेशन में डेंटल अप्लायंस भी नहीं पहननी, सिर्फ उस ड्यूरेशन में जिस ड्यूरेशन में कीमोथेरेपी आपकी ट्रीटमेंट चल रही है। लास्ट में इसके अंदर आता है ट्रीटमेंट ऑफ ओरल कैंडिडियासिस, क्योंकि माइक्रोबियल फ्लोरा जो है हमारा ऑल्टर हो रहा है तो चांसेस होते हैं किसी किस्म का कैंडिडा इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसके लिए हमने एक लेनी है टॉपिकल एप्लीकेशन ऑफ एंटीफंगल मेडिकेशन। सिस्टेमिक नहीं लेंगे क्योंकि सिस्टेमिक एंटीफंगल क्या कहते हैं मेडिसिन के काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो उन सिस्टेमिक साइड इफेक्ट्स को मिनिमाइज करने के लिए हम सिर्फ टॉपिकल मेडिकेशंस लेंगे। और टॉपिकल मेडिकेशंस किस किस टाइप में हम ले सकते हैं, कहते हैं ओरल रिंजेस कर सकते हैं, ओरल टैबलेट्स ले सकते हैं, क्रीम्स ले सकते हैं। रिंजेस का उतना अच्छा इफेक्ट नहीं होता, टैबलेट्स कहते हैं इफेक्टिव होती हैं क्योंकि उससे क्या होता है कि आप टैबलेट खाएंगे तो उसके अंदर से क्या होगा, निकलेगा आपका सारा एंटीफंगल सारा कंटेंट निकलेगा और वो आपके ओरल कैविटी में डिजॉल्व होगा तो वो कैंडिडियासिस को ट्रीट करेगा, ठीक है। वो स्लोली डिजॉल्व होगा माउथ में और उनको वो ट्रीट करेगा, एक्सपोजर देगा आपके ओरल फ्लोरा में उस ड्रग को। फर्दर क्रीम्स अप्लाई की जा सकती हैं कोई भी टॉपिकल रीजन में, जैसे कि आपके कोई ओरल कमिश्नर्स हैं यानी कि जो आपके लिप्स के साइड वाले एरियाज होते हैं वहाँ पे अगर किसी किस्म का कैंडिडा का इन्फेक्शन हो रहा है तो वहाँ पे क्रीम्स अप्लाई की जा सकती हैं। डेंचर्स की बेसिस के ऊपर ये क्रीम्स अप्लाई की जा सकती हैं, ठीक है। दो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ये कैंडिडा से फाइट करने वाले जो हमारे ड्रग्स हैं जो कि ट्रॉपिकल मेडिकेशंस में आ रहे होते हैं वो हैं क्लोट्रिमाजोल और निस्टेटिन, जिसके अंदर कहते हैं कि आपने 4 टाइम्स डेली इन क्रीम्स को अप्लाई करना होता है, ठीक है। और ये थेरेपी शुड कंटिन्यू 2 वीक्स आफ्टर सीजेशन ऑफ दी क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स। बेशक कैंडिडा ठीक हो जाए, कैंडिडा इन्फेक्शन ठीक हो जाए तो भी 2 वीक्स तक आप ये यूज़ करते रहेंगे, ठीक है। क्लोट्रिमाजोल टॉर्चेस जो है वो कहते हैं अवेलेबल हैं। ये क्या होती हैं टॉर्चेस, क्या होती हैं जैसे हमारी स्टेप्सिल जैसी गोलियां होती हैं, ये वैसी ही होती है कि आप इनको खाते हैं तो ये ओरल कैविटी के अंदर डिजॉल्व होती चली जाती हैं और सारा एंटीफंगल ये जो ड्रग्स हैं ये आपकी ओरल कैविटी के अंदर आते रहते हैं, ठीक है। तो इसको आपने 4 to 5 टाइम्स अ डे आपने इनको यूज़ करना है। फॉर स्टबर्न केसेस जो कि इन ट्रॉपिकल डोजेज से ठीक ना हो उनके लिए हम देते हैं अपनी सिस्टेमिक एंटीफंगल मेडिकेशंस जो कि हैं कीटोकोनाजोल और फ्लूकोनाजोल, लेकिन इनके साथ साथ इनके टॉक्सिक साइड इफेक्ट्स भी आते हैं जो कि किसी भी इस तरह की थेरेपी के अंदर आएंगे। लास्ट में हमारे पास आ जाती हैं रिंसेस।
जो कि कैंडिडियासिस को ट्रीट कर सकती हैं, वो है हमारे पास क्लोरहेक्सिडिन माउथ रिंसेस। तो क्लोरहेक्सिडिन माउथ रिंसेस भी इस तरह के पेशेंट्स के अंदर प्रिस्क्राइब किए जाते हैं टू फाइट एनी फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी रिलेटेड टू दोज पेशेंट्स जो कि कीमोथेरेपी ले रहे थे। तो कीमोथेरेपी से रिलेटेड बस इतनी ही बातें थी। अब लास्ट हमारा टॉपिक इस चैप्टर का आ जाता है डेंटल मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद मेडिकेशन रिलेटेड ऑस्टियोनेक्रोसिस ऑफ द जॉज। तो कुछ मेडिकेशंस हमारी ऐसी हैं जिनको लेने से ऑस्टियोनेक्रोसिस जो है वो जॉज का स्टार्ट हो जाता है। तो अगर कोई भी पेशेंट वो वाली मेडिकेशन ले रहा है तो उनकी डेंटल ट्रीटमेंट हमने किस तरीके से करनी है, अब ये इस लास्ट टॉपिक के अंदर हम कवर करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे हमारी बुक में 3 मेडिकेशंस को डिस्कस किया गया है जो कि यूज़ की जाती हैं इन द केस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, और कैंसर, ठीक है, एज अ एडजंक्ट टू कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी के साथ साथ कुछ मेडिकेशंस और ऑस्टियोपोरोसिस को ठीक करने के लिए कुछ एंटी रिजॉर्प्टिव मेडिकेशंस यूज़ की जाती हैं जिनके यूजेस से जो है ये वाली कंडीशन डेवलप होती है, जो कि क्या है, मेडिसिन रिलेटेड ऑस्टियोनेक्रोसिस ऑफ जॉज, यानी कि वही जो ऑस्टियो रेडियोनेक्रोसिस हो रही थी जॉज की, अब वो रेडियो का लफ्ज़ हमने यहाँ से निकाल दिया क्योंकि रेडिएशन नहीं है, लेकिन मेडिसिन इंड्यूस्ड है ये, और ऑस्टियोनेक्रोसिस हो रही है आपकी जॉज की। किसकी वजह से? ये मेडिकेशन यूज़ करने की वजह से, एंटी रिजॉर्प्टिव मेडिकेशन जो कि कीमोथेरेपी के एडजंक्ट में ली जा रही हैं या सिर्फ एंटी रिजॉर्प्शन करने के लिए ली जा रही हैं इन द केस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, इस कंडीशन में होगा क्या कि वही आपकी जो बोन है, नेक्रोटिक बोन, वो एक्सपोज होने लग जाएगी जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल होगी और इन्फेक्टेड भी हो सकती है। ठीक है, तो इन केसेस के अंदर बोन एक्सपोजर जो है वो कहते हैं स्पॉन्टेनियसली खुद ही से कभी भी डेवलप हो सकता है, या फॉलोइंग एनी काइंड ऑफ इन्वेजिव डेंटल प्रोसीजर जो है ये डेवलप हो सकता है। इशू क्या आएगा पेशेंट को? ऑफ कोर्स जब बोन एक्सपोज्ड होगी तो हेलिटोसिस का इशू है, डिफिकल्टी इन ईटिंग और स्पीकिंग हो जाएगा। ठीक है, अब कहते हैं ये जो लेजन्स होते हैं एज एनी काइंड ऑफ ओरल म्यूकोजल अल्सरेशन, दे आर हाईली पेनफुल, ठीक है, क्योंकि उनकी अंडरलाइंग बोन जो है वो एक्सपोज हुई भी होती है। और मसला सारा यहाँ पे ये आ जाता है कि ये जो लेजन्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा परसिस्टेंट होते हैं। किसी किस्म की कन्वेंशनल थेरेपी जो अभी तक हमने डिस्कस किया ऊपर, डिब्राइडमेंट की, एंटीबायोटिक थेरेपी और एचबीओ थेरेपी, यहाँ पे रिस्पॉन्ड नहीं करती। जब तक आपकी बॉडी में ये वाली मेडिसिन रहती हैं आपका वो इशू रहता है। और नीचे भी हम पढ़ेंगे कि इन मेडिसिन की हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जितने अरसे तक ये बॉडी में आपके रहेंगी आपका ये ऑस्टियो रेडियोनेक्रोसिस, सॉरी नॉट रेडियोनेक्रोसिस बट ऑस्टियोनेक्रोसिस का इशू रहेगा। अब 3 मेडिकेशंस यहाँ पे डिस्कस हुई हैं। सबसे पहले आती है हमारे पास बिस्फॉस्फोनेट। बिस्फॉस्फोनेट सबसे ज़्यादा यूजली ली जाती हैं टू ट्रीट ऑस्टियोपोरोसिस या मलिग्नेंट बोन मेटास्टेसिस। ठीक है, इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है बोन की रिजॉर्प्शन को इनहिबिट कराना। बोन की रिजॉर्प्शन का कौन सा वाला सेल होता है? ऑस्टियोक्लास्ट। तो ये किसके ऊपर जाके एक्ट करती हैं? ये एक्ट करती हैं ऑन द रिक्रूटमेंट और एक्टिविटी ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट, और ऑस्टियोक्लास्ट की हाफ लाइफ को, की लाइफ स्पैन को शॉर्ट कर देती हैं। ठीक है, अब और फर्दर ये यूज़ की जाती हैं पेजेड डिजीज ऑफ बोन और हाइपरकैल्सीमिया ऑफ मेलिग्नेंसी के अंदर। ये सारे वो केसेस हैं जो कि बोन की रिजॉर्प्शन करवा रहे होते हैं। ठीक है, जब बोन की रिजॉर्प्शन हो रही है तो हमने क्या ली? ये एक एंटी रिजॉर्प्टिव मेडिसिन ली। नॉर्मल का काम क्या था कि हमारी बोन की रिजॉर्प्शन को रोके। किस तरीके से रोकेगी? ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को इनहिबिट करके रोकेगी। लेकिन अब इसका एक साइड इफेक्ट क्या हमारे पास डेवलप होना शुरू होता है कि ये चूंकि ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को रोकती है, बोन रिजॉर्प्शन को रोकती है, फर्दर ये साथ साथ हमारी बोन फॉर्मेशन को भी रोकती है। और जब ये बोन फॉर्मेशन वगैरह को भी रोकती है तो उससे क्या होता है? उससे हमारी ऑस्टियोनेक्रोसिस वगैरह जो है वो डेवलप होने लग जाती है। ठीक है, फर्दर कहते हैं बिस्फॉस्फोनेट्स जो हैं वो एंटी एंजियोजेनिक प्रॉपर्टीज की वजह से भी ली जा रही होती है इन दी केसेस ऑफ मेटास्टेटिक कैंसर। एंटी एंजियोजेनिक का मतलब है कि ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन को रोका जाता है, और ये हम खुद करवा रहे होते हैं, ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन को रोक रहे होते हैं ताकि जो भी आपके मेटास्टैटिक सेल्स हैं वो फर्दर ग्रो ना करें, फर्दर डेवलप ना हो, तो उनकी ब्लड सप्लाई को हम रोक रहे होते हैं। तो ये ट्यूमरिसिडल एक्टिविटीज़ के अंदर हम यूज़ कर रहे होते हैं। कैंसर थेरेपी के अंदर हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट एजेंट होता है, लेकिन अब हमें इसका एक साइड इफेक्ट जो है वो पता लगने लग गया है, जो कि है ये ऑस्टियोनेक्रोसिस का। अब यहाँ पे इनकी मेडिकेशन के कुछ नाम बताए हुए हैं जो कि इंट्रावीनसली ली जा सकती हैं और ओरली ली जा सकती हैं। आप एक दफ़ा इनके नेम्स जो है रीड कर सकते हैं जस्ट फॉर द MCQs। नेक्स्ट बिस्फॉस्फोनेट के बाद आता है हमारे पास रैंक लाइगेंड इनहिबिटर्स। रैंक लाइगेंड इनहिबिटर्स का काम भी क्या है? ये ऑस्टियोक्लास्टिक फंक्शन को इनहिबिट करते हैं और एसोसिएटेड बोन रिजॉर्प्शन को इनहिबिट करवाते हैं। सेम इन एजेंट्स ने भी क्या करना है? ऑस्टियोनेक्रोसिस करानी है जॉज की।
लेकिन इनका फ़ायदा ये है, अच्छा अब मैंने ऊपर एक पॉइंट यहाँ पे मिस कर दिया, बिसफॉस्फोनेट्स के बारे में यहाँ पे इन्होंने एक पॉइंट लिखा हुआ है कि ये जो बिसफॉस्फोनेट्स होते हैं इनकी हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि इवन आफ्टर सीजेशन ऑफ द ट्रीटमेंट रुकने के बावजूद भी ये जो ड्रग है ये आपकी बॉडी में फॉर सेवरल ईयर्स जो है वो रहता है। ठीक है, तो यानी कि अगर एक दफ़ा ऑस्टियोनेक्रोसिस शुरू हो गई, अगर आप ये टैबलेट छोड़ भी देते हैं तो भी ये टैबलेट आपकी बॉडी में रहेगी। लेकिन लाइगेंड इनहिबिटर्स जो है वो विद इन 6 मंथ्स ऑफ द ट्रीटमेंट सीजेशन आपकी बॉडी से निकल जाते हैं, तो जो भी उनकी वजह से इफेक्ट्स आना शुरू हुए थे उसके बाद उनका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, यानी कि ऑस्टियोनेक्रोसिस का वर्क किया जा सकता है जब वो ड्रग ही आपकी बॉडी से निकल चुका हो। ठीक है, और लास्ट में आते हैं हमारे पास एंटी एंजियोजेनिक मेडिसिन जो कि न्यू ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन को रोकती हैं ताकि आपका ट्यूमर जो है उसको रोका जा सके। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी रिजॉर्प्टिव मेडिकेशन वो यही है जो मैंने भी आपको बताया कि ये न्यू ब्लड वेसल्स को फॉर्म होने से रोकेगा, आपकी ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को रोकेगा और अल्टीमेटली क्या करवाएगा, आपके कैंसर को रोकेगा। ठीक है, वो अभी हमारे लिए इतना मकसद पढ़ने की चीज़ नहीं है, अभी तक हमें याद करने की चीज़ थी ये 3 मेडिकेशन जिसकी वजह से हमारा ऑस्टियोनेक्रोसिस ऑफ जॉज जो है वो हो रहा होता है। दूसरी चीज़ पढ़ने वाली हमारे लिए यहाँ पे आ जाती है क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स ऑफ दिस ऑस्टियोनेक्रोसिस। तो ये अब हमने ऊपर भी इतनी चीज़ें पढ़ ली नहीं है तो इसका अंदाज़ा लगाना, इसको पढ़ना हमारे लिए ईजी हो जाएगा कि ये किस तरीके से डेवलप होता है, प्रेजेंट करता है किसी एक अल्सर के तौर पर ये आपको प्रेजेंट करेगा विद एक्सपोज्ड बोन। ठीक है, उन पेशेंट्स के अंदर जिन्होंने अभी कोई रिसेंट डेंटल एक्सट्रैक्शन करवाई, एक बात। दूसरी बात, स्पॉन्टेनियसली भी डेवलप हो सकता है, कोई एक्सट्रैक्शन नहीं हुई, कोई ओरल वर्क नहीं हुआ, लेकिन ये डेवलप हो सकता है। लेकिन ज़्यादा चांसेस तब हैं जब आपने एक्सट्रैक्शन करवाई, ज़्यादा चांसेस तब हैं जब आपने कोई इल फिटिंग प्रोस्थेटिक डिवाइस यानी कि इल फिटिंग प्रोस्थेटिक डेंचर पहना। जब कोई आपने इल फिटिंग डेंचर पहना उससे भी क्या हुआ, अल्सर डेवलप हुआ, अल्टीमेटली आपकी फिर जाके बोन एक्सपोज हुई। ठीक है, स्पॉन्टेनियस बोन एक्सपोजर्स दैट कैन नॉट बी एसोसिएटेड विद एनी इंजरी और इन्फेक्शन कैन अकर इन मैनी केसेस। वही वाली बात कि स्पॉन्टेनियसली भी बोन एक्सपोजर हो सकता है और इन्हीं पेशेंट्स के अंदर जो कि इस तरह की मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा नीचे आते हैं, कहते हैं पेशेंट्स में भी एसिम्टोमेटिक बट मे हैव स्फेयर पेन आफ्टर द नेक्रोटिक बोन एक्सपोजर। शुरू में जब अल्सर डेवलप होता है तो हो सकता है पेशेंट बिल्कुल एसिम्टोमेटिक हो, लेकिन जैसे ही बोन एक्सपोजर शुरू हो जाएगा तब बहुत ही ज़्यादा स्वेयर पेन पेशेंट को डेवलप हो सकती है, और अगर वो नेक्रोटिक बोन सेकेंडरीली इन्फेक्ट हो जाती है तो इन्फेक्शन जो है वो बढ़ता ही चला जाएगा। ठीक है, अब ऑस्टियोनेक्रोसिस के बारे में फर्दर डिस्कस करते हैं कि ऑस्टियोनेक्रोसिस जो है वो ऑफन प्रोग्रेसिव होता है, यानी कि अगर एक दफ़ा स्टार्ट हो गया तो वो बढ़ता ही चला जाएगा एंड मे लीड टू एक्सटेंसिव एरियाज ऑफ बोन एक्सपोजर एंड डेहिस्टेंस। अब ऊपर उसकी इमेजेस वगैरह भी दिखाएंगे हैं कि ये बिसफॉस्फोनेटेड रिलेटेड ऑस्टियोनेक्रोसिस स्टार्ट हो रहा है मैक्सिला के अंदर। ठीक है, एक्सपोज्ड बोन हो गई है आफ्टर 2 वीक्स ऑफ एक्सट्रैक्शन हुई, उसकी वजह से शार्प एरियाज वगैरह ऑफ कोर्स बन जाते हैं आफ्टर एक्सट्रैक्शन। उनकी वजह से क्या होता है, बोन हील ही नहीं हो पाती, मुकोजा हील ही नहीं हो पाता और आपकी ये डेहिस्टेंस वगैरह बनने लग जाती हैं। अब इसमें यही है कि जो भी शार्प एरियाज होंगे उनको आप रिमूव करवाएंगे, जैसे सिक्वेस्ट्रा वगैरह को रिमूव करवाते थे। लेकिन पिछले केसेस के अंदर जब आप वो सिक्वेस्ट्रा वगैरह रिमूव करवाते थे वो आपकी ट्रीटमेंट होती थी, आपका ये ऑस्टियोनेक्रोसिस ट्रीट होता था। लेकिन इस केस के अंदर इसकी ट्रीटमेंट इस तरह से भी नहीं होगी। ठीक है, अच्छा नीचे फिर बात की हुई है वो पेशेंट जो कि बिसफॉस्फोनेट ले रहे होते हैं इंट्रावीनसली इन केसेस ऑफ कैंसर, उनके अंदर इस तरह की नेक्रोसिस डेवलप होने लग जाती है आफ्टर 25 मंथ्स, और कुछ जो हैं कहते हैं अगर ये ले रहे होंगे तो विद इन 12 मंथ्स भी इनका रिस्क हो। खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी कहते हैं ओल्डर एडल्ट्स में इसका रिस्क बढ़ता चला जाता है। अपेरेंटली आपको रेडियोग्राफिकली उनको पेरिडोंटाइटिस भी देखने को मिलता है क्योंकि बोन, दांतों की सराउंडिंग वाली बोन जो है वो भी इसके अंदर रिजॉल्व होने लग जाती है। फर्दर कहते हैं आपके जो अदर लोकल फैक्टर्स एसोसिएटेड विद दिस ऑस्टियोनेक्रोसिस हो सकते हैं, वो हो सकते हैं सम काइंड ऑफ इन्फेक्टेड टीथ, डेंटल एब्सेसिस एंड प्रीवियस एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट्स एंड टोराई। यानी कि ये सब फैक्टर्स जो हैं ये आपकी क्या करवा सकते हैं, एक तरीके से इस प्रोसीजर को स्टार्ट करवा सकते हैं। ठीक है, इस प्रोसीजर नहीं, इस सिक्वेले को स्टार्ट करवा सकते हैं। ठीक है, अच्छा नीचे आ जाते हैं। नीचे उन्होंने यही कहा है कि इनिशियल कंप्लेंट क्या होगी, पेशेंट को सडन प्रेजेंस ऑफ इंट्राओरल डिस्कम्फर्ट है, रफनेस फील होगी किसी किस्म की एक्सपोज्ड बोन से जो कि आपके फर्दर ओरल सॉफ्ट टिश्यू को ट्रॉमेटाइज करेगी। अदर कहते हैं प्रूलेंट डिस्चार्ज यानी कि पल्स डिस्चार्ज भी इस एरिया से होने लग जाएगा। लोकल स्वेलिंग जो है यहाँ पे डेवलप हो जाएगी, प्रिस्मस हो सकता है और रीजनल लिम्फ एडिनोपैथी हो सकती है। तो ये सारे वो क्लिनिकल सिम्टम्स हैं जो कि इस तरह के ऑस्टियोनेक्रोसिस वाले पेशेंट्स को आएंगे। अब बात करते हैं डेंटल केयर फॉर पेशेंट्स अबाउट टू स्टार्ट एंटी रिजॉर्प्टिव मेडिकेशन। अब ये उस केस के अंदर है जो कि एंटी रिजॉर्प्टिव मेडिकेशन लेने लगे हैं फॉर दी कैंसर थेरेपी अलॉन्ग विद कीमोथेरेपी। तो उनके अंदर आपने क्या
डेंटल केयर करनी है, सारी वही डेंटल केयर जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि किसी किस्म का कोई ऐसा दांत है जिसको आपने ट्रीट करवाना है तो आप उसको पहले ही ट्रीट कर लें, ठीक है, ताकि आपको बाद में ना ट्रीट करना पड़े उस दांत को। जो स्केलिंग वगैरह होनी है, जो भी कोई रूटीन डेंटो एल्विलर सर्जरी वगैरह होनी है जिसके अंदर एक्सट्रैक्शन, डेंटल इम्प्लांट रिप्लेसमेंट, एपिकल सर्जरी, सब का सब पहले किया जाए। और कोई भी पुअर प्रोग्नोसिस वाला दांत है उसको पहले ही रिमूव कर लिया जाए। उसके बाद इन सारी ट्रीटमेंट्स के बाद हमें 4 to 6 वीक्स की रेस्ट देना है बिफोर स्टार्टिंग दी इन्वेजिव। इन सारे इन्वेजिव प्रोसीजर्स के बाद 4 to 6 वीक्स का रेस्ट देना है बिफोर स्टार्टिंग दी एंटी रिजॉर्प्टिव मेडिकेशन, ठीक है। उसके अलावा हर किस्म का डेंटल प्रोफाइलेक्सिस दिया जाएगा, केरीज को कंट्रोल किया जाएगा, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट की जाएगी। कोई भी पेशेंट डेंचर यूज़ करता है तो उसके जो भी डेंचर के ओरल एरियाज है उनको एग्जामिन किया जाएगा कि वो आपकी ओरल कैविटी को इरिटेट ना करते हो। ऑलमोस्ट सारी हुई बातें जो भी हमने ऊपर पढ़ी। नेक्स्ट बात आती है डेंटल केयर फॉर पेशेंट्स टेकिंग एंटी रिजॉर्प्टिव मेडिकेशन। एक्सट्रीमली मना किया गया है, किसी किस्म की कोई एक्सट्रैक्शन इस केस के अंदर आपने नहीं करनी। कोशिश करनी है रूट कैनाल करके दांत को बचाया जाए, एम्पुटेशन करके दांत को बचाया जाए, किसी किस्म की एक्सट्रैक्शन ना करें अनटिल अनलेस दांत बिल्कुल ही मोबाइल हो और दांत खुद ही से बाहर आ रहा हो, ठीक है। रेस्टोरेटिव मैनेजमेंट करें, किसी किस्म की केरीज की क्राउन्स और एक्सटेंसिव प्रोस्थोडोंटिक वर्क पेशेंट्स के अंदर नहीं करना, क्योंकि वही क्राउन्स की वजह से क्या होता है आप एग्जामिन नहीं कर पाते अगर कोई रिकरेंट केरीज वगैरह हो रही हो, ठीक है। प्रोस्थोडोंटिक अप्लायंसेस जो हैं जो कि प्रॉपर्ली फिट नहीं है, स्टेबल नहीं है, उनको भी स्टेबल कराया जाए। एक्सट्रैक्शन को हर केस के अंदर अवॉइड किया जाए और ओरल हाइजीन की मेंटेनेंस को वो किया जाए कि पेशेंट जो है ओरल हाइजीन को प्रॉपर्ली मेंटेन करे, ठीक है। ये अगेन नीचे पिक्चर्स में सिक्वेस्ट्रास वगैरह, सिक्वेस्ट्रास नहीं, बोनी एक्सपोजर्स वगैरह दिखाए हुए हैं। ये वो बोनी एक्सपोजर्स हैं, आप यहाँ पे खुद पिक्चर से देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि ये स्पॉन्टेनियसली हो रहे हैं, ठीक है। इवन माइनर काइंड ऑफ स्केलिंग से भी ये शुरू हो सकते हैं। तो स्केलिंग के बारे में मेंशन किया हुआ है कि स्केलिंग भी बहुत ही केयरफुली की जाए इन पेशेंट्स के अंदर, ठीक है। कोई एक्सट्रैक्शन नहीं हुई इसके एरिया में और यहाँ पे ये पेरिडोंटाइटिस और फिर ये बोनी एक्सपोजर जो है यहाँ पे स्टार्ट हो गया हुआ है उन पेशेंट्स के अंदर जो कि ये मेडिकेशन वगैरह ले रहे हैं। लास्ट में आ जाता है डेंटल केयर फॉर पेशेंट विद मेडिसिन रिलेटेड ऑस्टियोनेक्रोसिस ऑफ जॉ। एक्सट्रीमली पेशेंट अनकंफर्टेबल होता है। हमारा मेन गोल यहाँ पे ये होगा कि पेशेंट को कंफर्टेबल बनाया जाए अपनी इस कंडीशन के साथ, क्योंकि कहते हैं चांसेस हैं कि पेशेंट को इस एक्सपोज बोन के साथ ही रहना पड़े, क्योंकि इसको हम ट्रीट नहीं कर पा रहे जब तक हमारी ये मेडिसिन हमारी बॉडी के अंदर है, ठीक है। इसको बढ़ने से रोका जाए, उसकी पेन को कंट्रोल किया जाए। कोई भी बोन एक्सपोज होती है जिसके शार्प एजेस होते हैं, उस शार्प एजेस को एलिमिनेट किया जाए ताकि वो फर्दर सॉफ्ट टिश्यूज़ को डैमेज ना करे। विद रोटेटिंग बर उसको आप स्मूथ कर देंगे। कहते हैं कोई भी एक्सपोज्ड एरिया है उसको कवर करने की कोशिश ना की जाए विद द फ्लैप्स, क्योंकि अगर आप फ्लैप्स लगाएंगे तो फर्दर आपके चांसेस हैं वो फ्लैप जो है वो फेल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ब्लड नहीं आ रहा, क्योंकि वो एंटी रिजॉर्प्टिव मेडिकेशंस हैं, एंटी एंजियोजेनेसिस मेडिकेशंस हैं, तो जो फ्लैप है वो भी फेल हो जाएगा और वर्सन कर देगा आपके सिम्टम्स को। फिर कहते हैं किसी किस्म की माइनर डिब्राइडमेंट अंडर लोकल एनेस्थीसिया आप कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी मेजर सर्जिकल सिक्वेस्ट्रोटमी थी और मार्जिनल और सिगमेंटल मैंडिबुलर रिसेक्शंस थी, जो भी ये सारी चीज़ें थी इस केस के अंदर इफेक्टिव नहीं है। अनफॉर्चुनेटली नन ऑफ दीज थेरेप्यूटिक मॉड्यूल्स आर सक्सेसफुल जब तक वो मेडिसिन आपकी बॉडी के अंदर है, ठीक है। और एक और बात, इतनी दफ़ा हम ये बात कह रहे हैं कि जब तक वो मेडिसिन आपकी बॉडी के अंदर है तब तक असर नहीं करेगी, तो मेडिसिन हम रोक भी नहीं सकते, क्योंकि इनके ये पेशेंट्स ले ही तब रहे हैं मेडिसिन जब वो बहुत ही किसी किस्म के मेटास्टैटिक ट्यूमर से फाइट कर रहे हैं, तो उनके लिए वो मेडिकेशन भी इस टाइम पे ज़रूरी है। आप उसको तब तक नहीं रोक सकते जब तक जॉन से इशू की वजह से वो मेडिसिन ले रहे थे उसको ख़त्म ना कर दिया जाए, मतलब वो इशू जो है वो रिजॉल्व ना हो गया हो। ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है, नीचे करके, हाँ यहीं पे इस जगह करके लिखी हुई है कि हाफ लाइफ बिस्फॉस्फोनेट बहुत ज़्यादा होती है, इसको डिसकंटिन्यू नहीं कर सकते क्योंकि ये मेटास्टैटिक कैंसर की वजह से आप ये मेडिसिन ले रहे थे। जब तक वो कैंसर ठीक नहीं होता आप मेडिसिन नहीं छोड़ सकते, और मेडिसिन छोड़ने के बाद भी सालों तक ये मेडिसिन आपकी बॉडी के अंदर रहती है, तो इट्स नॉट गारंटीड कि आप मेडिसिन अभी छोड़ेंगे तो कल ये आपका जो ट्रीटमेंट है इसके लिए अफेक्टिव हो सकता है, ठीक है। जो पर फर्दर इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि हमने क्या सब कुछ करना है, हमने ऐसा ही करना है कि पेशेंट को सपोर्टिव थेरेपी दी जाए, कि कोई भी उसका पेनफुल एरिथीमास बस वाले एरियाज हैं उनको बचाया जाए फ्रॉम एनी काइंड ऑफ सेकेंडरी इन्फेक्शन, जिसके लिए हम एंटीबायोटिक्स वगैरह दे सकते हैं। क्लोरहेक्सिडीन माउथ वॉशेस पेशेंट को रिकमेंड किए जाएंगे ताकि सेकेंडरी इन्फेक्शन वगैरह ना हो और बैक्टीरियल लोड वगैरह जो है वो कम हो जाए, ठीक है। नीचे आ जाए डिसकंटिन्यूएशन ऑफ ओरल बिस्फॉस्फेट फॉर 6 to 12 मंथ्स के बाद जो है कहते हैं समटाइम्स जाके आपकी रेजोल्यूशन जो है वो शुरू हो सकती है विद डिब्राइडमेंट सर्जरी। स्केलिंग और प्रोफाइलेक्सिस जो है ट्रीटमेंट है उसको भी एट्रोमेटिकली करना चाहिए, क्योंकि उनसे भी सॉफ्ट टिश्यू जो है वो आपका
ख़राब हो सकता है। क्राउन्स की एम्पुटेशन कर दी जाए रेदर देन रिमूविंग द क्राउन अनलेस इट इज़ वेरी लूज, यानी कि अगर दांत ऐसी कंडीशन में है कि वो नॉन रिस्टोरेबल है तो उसको आप क्राउन को एम्पुटेट कर दें रेदर देन पूरा दांत जो है वो आप एक्सट्रैक्ट करवाएं। और लास्ट में हमारे पास आ जाती हैं एंटीबायोटिक्स, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं टू प्रिवेंट दीज एरियाज फ्रॉम एनी काइंड ऑफ सेकेंडरी इन्फेक्शन, ठीक है, जो कि हैं पेनिसिलिन बी, एमोक्सिलिन और क्लिंडामाइसिन, ठीक है। तो बस ये चैप्टर यहीं तक था। अब ये जो लास्ट वाला टॉपिक है इसमें क्योंकि हमने अगर आपने फर्स्ट वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ लिया तो ये बाकी सारी बातें हमारे लिए एक तरीके से रिपीटेटिव हो जाती हैं, इजी टू रीड हो जाती हैं, इजी टू अंडरस्टैंड हो जाती हैं। तो जो हर पॉइंट के हर जो 3 से 4 हमने थेरेपीज़ पढ़ी हैं उन हर पॉइंट्स की जो अलग अलग से पॉइंट्स हैं उनको आपने अच्छे से याद करना। जैसे इसके अंदर हमारे पास मेडिकेशंस आ गई थी और ये बात आ गई हुई है कि ये ट्रीट करना मुश्किल है, ठीक है। तो ये बातें आपने अच्छे से याद करनी है। बाकी ये काफ़ी एक इजी ही चैप्टर है और इजी रीड है इस चैप्टर की, तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है बाकी।